ओके। सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं ये मतलब इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एज है उसमें, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स ऑलमोस्ट आपके हर सर्कल में, आपके हर सर्किट में यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने सामने आपके प्लॉट की हुई हैं कि आपकी जो 60 हर्ट्ज एसी वोल्टेज है जो वॉल सॉकेट से आ रही है, ठीक है, उसको डीसी बनाने के लिए हम डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका सिग्नल स्पीकर में जा रहा है उसको एम्पलीफाई करने के लिए हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी भी जगह से जहाँ से सिग्नल जो उसका एम्पलीट्यूड है वो अगर छोटी अमाउंट का है तो उसको बढ़ाने के लिए हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं या ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन एम्पलीफायर एंड ट्रांसफार्मर इज दैट कि ट्रांसफार्मर एक वक्त में आपकी अगर वोल्टेज बढ़ाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली करंट कम कर देता है। मतलब ट्रांसफार्मर के केस में पावर हमेशा कांस्टेंट रहती है, ओके। लेकिन जो आपका ट्रांजिस्टर है या जो आपका एम्पलीफायर है वो आपकी पावर बढ़ाते हैं, मतलब दे कंट्रीब्यूट समथिंग टू इट, ठीक है। तो अभी आज के लेक्चर में हम ये रेक्टिफायर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से, डायोड्स के बारे में और कुछ एक दो स्लाइड्स ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, तो शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड से। सेमीकंडक्टर डायोड इज प्राइमरीली अ पीएन जंक्शन डायोड जिसमें पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल को आपस में हम इकट्ठे जोड़ देते हैं। पी टाइप मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें होल ज़्यादा होते हैं और ये बनाए जाते हैं सिलिकॉन को डोप करके उन मटेरियल से जिनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे कि बोरॉन, ठीक है। और एन टाइप मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस केस में हम क्या करते हैं, हम सिलिकॉन को डोप करते हैं उन मटेरियल से जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे कि फास्फोरस, ठीक है। A PN junction diode is a diode is a device formed from a P-type semiconductor and an N-type semiconductor. The PN junction between two materials is of fundamental importance to the operation of diode and transistor. Okay. अब क्योंकि एक तरफ आपके पी टाइप मटेरियल है, एक तरफ आपके एन टाइप मटेरियल है। अगर आपने पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव बैटरी की पोलैरिटी से कनेक्ट करें, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन के वोल्टेज इतना हो कि जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस जो डिप्लीशन लेयर इसको क्रॉस कर सकें, तो फिर दोनों लेयर्स के बीच में कंडक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये कंडक्शन क्या होती है, ये मतलब एक प्योर सेमीकंडक्टर की इन कंपैरिजन आपको ज़्यादा कैरियर्स और ज़्यादा चार्ज मिलते हैं ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। हाउएवर अगर आपने अपने पीएन जंक्शन मटेरियल को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया, जैसे आपने एन टाइप जो एन टाइप मटेरियल से जो टर्मिनल निकल रहा था उसको पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और पी टाइप के टर्मिनल को नेगेटिव से, तो इस केस में जो आपकी डिप्लीशन लेयर है वो मज़ीद बढ़ जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके एक टाइप के मटेरियल से दूसरे टाइप के मटेरियल में कोई चार्ज या कोई कैरियर फ्लो नहीं कर रहा और आपका ज़ीरो जो करंट है वो फ्लो करेगा, ठीक है। सो जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है, या आप उसको एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप पोलैरिटी चेंज करें तो एक टाइप से एक तरफ से दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, और अगर आप पोलैरिटी चेंज कर दें तो आपका कोई करंट फ्लो ना करे, ठीक है। आप में से किसी को जहाँ भी कहीं कोई क्वेश्चन हो मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। आई बिलीव कि आप लोग पीएन जंक्शन या इनकी जो इसकी जो बेसिक फिजिकल थ्योरी है वो पढ़ के आए हैं। मैं समझ उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं इसके जो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आज। आगे चलते हैं हम। अच्छा, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फॉरवर्ड बायसिंग में आप करते हैं कि जो आपका पीएन जंक्शन का पी टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और रिवर्स बायसिंग में जो आपका पी टाइप मटेरियल का टर्मिनल है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में अगर तो आपका डायोड आइडियल है, ठीक है, तो आपका बगैर किसी वोल्टेज ड्रॉप के करंट फ्लो होगा। अगर आपका डायोड रियल है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डायोड जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो सिलिकॉन का बना हुआ है, जर्मेनियम का बना हुआ है, तो 0.7 से लेकर 0.3 वोल्ट तक का आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलता है अपने आपके इस डायोड के अक्रॉस, ठीक है। तो ये 0.7 वोल्ट निकाल के बाकी सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके सर्किट के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता, थियोरेटिकली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। हाउएवर बहुत थोड़ी अमाउंट का एक सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा होता है इस केस में, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू यूजुअली पिको एम्पेयर या मैक्सिमम कुछ फ्यू नैनो एम्पेयर्स में होती है, ठीक है। There is an appreciable current flowing through the diode when diode is forward biased. However, under a reverse bias condition, there is almost no current flowing through the diode. Okay. अच्छा, अब उसके बाद द करंट वर्सेस वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल पीएन जंक्शन डायोड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम इसी पे टाइम स्पेंड करेंगे आज। ये जो आपके सामने ग्राफ प्लॉट हुआ है बेसिकली
इसके एक्स एक्सिस पे हमारे पास वोल्टेज है और इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास करंट है, ठीक है। फॉर टाइमिंग करंट जो है वो मिली एम्पेयर में लिया गया। आपका जो वाई एक्सिस है उसके राइट साइड पे जो कर्व बन रहा है जो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बेसिकली तब बनता है जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो। मतलब आपने अपने डायोड का जो एनोड टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ठीक है। तो आप करते क्या है कि आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं आपका करंट बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होता है, यहाँ तक कि आप ऑलमोस्ट 0.6 0.7 वोल्ट तक पहुँच जाते हैं। तो इस पॉइंट पे आपका करंट जो है वो एकदम ड्रास्टिकली फ्लो करना शुरू करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। और ये नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये समवट एक एक्सपोनेंशियल कर्व है जो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो राइट साइड पे हो गया। लेफ्ट साइड पे वो है जब आपने अपने डायोड को आपने रिवर्स बायस किया, ठीक है। रिवर्स बायस करने में आपने अपने डायोड के एनोड को जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कनेक्ट कर देते हैं आप, ठीक है। इस केस में होता ये है कि आपके पास आप वोल्टेज जितना मर्जी नेगेटिव साइड पे बढ़ाते जाएं, आपका कोई करंट फ्लो नहीं करता आइडियली। हत्ता कि आप एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हैं वोल्टेज बढ़ाते हुए नेगेटिव साइड पे, जिसे हम कहते हैं वी बी आर या वी ब्रेक डाउन रीजन, ठीक है। जब आप ब्रेक डाउन रीजन के आसपास पहुंचते हैं तो उस रीजन पे एकदम आपका बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू होता है रिवर्स डायरेक्शन में। और ये करंट की जो क्वांटिटी है वो इस चीज़ से वेरी नहीं करती कि आप वोल्टेज को जितना मर्जी चेंज करते रहें, यहाँ पे करंट आपका फ्लो होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से वी ब्रेक डाउन रीजन में एक्चुअली डायोड ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। डायोड अपना काम करता रहता है, ये सिर्फ उस वोल्टेज का नाम है जिसपे आपका जो डायोड है वो रिवर्स बायस में करंट फ्लो करना शुरू करता है, ठीक है। इस पॉइंट पे डिपेंडिंग अपॉन कि जितना मर्जी करंट फ्लो हो रहा हो, जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है वो समवट कांस्टेंट रहती है, जिसे हम वीबीआर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके जीनर डायोड्स हैं जो प्राइमरीली ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं और जिनका काम ये होता है कि वो अपने दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस आपको एक समवट फिक्स्ड वोल्टेज दें, तो जीनर डायोड आपके मतलब वी ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं। और वो करते क्या है कि वो वोल्टेज रेगुलेशन में इस्तेमाल होते हैं, मतलब वो आपको एक समवट फिक्स्ड वोल्टेज प्रोवाइड करते रहते हैं अपने वी ब्रेकडाउन रीजन में। ठीक, क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। क्लास को अटेंडी बनाने हैं। ओके, आप लोगों को अभी मेरी स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। या ओके ओके, चलें आगे चलते हैं फिर, ठीक है। Basic diode is a single PN junction that has been fitted inside an enclosure, and externally accessible leads are available for in order to connect them to any circuit. Okay, the leads allow us to make electrical connections to the anode and cathode section of the diode. For a silicon diode, the voltage drop is almost 0.6 to 0.7 volt. We take value of 0.7 volt. अच्छा, अब ये जो डायोड है ये बेसिकली प्रैक्टिकल डायोड है। अगर आप एग्जाम में ये आए कि प्रैक्टिकल डायोड लेना है, तो प्रैक्टिकल डायोड के केस में हमेशा कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ डायोड है तो वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट होगा। अगर वो जर्मेनियम का बना हुआ डायोड है तो वोल्टेज ड्रॉप 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। डायोड कैन नॉट स्टोर एनर्जी एंड कैन नॉट प्रोड्यूस करंट लाइक वोल्टेज सोर्स। डायोड सिर्फ सॉर्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन करते हैं, ठीक है, मतलब करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देते, ठीक है। और डायोड कैन वर्क एज अ स्विच एज वेल, कि आप एक तरफ से इसको ऑपरेट करें तो आपका सर्किट में करंट फ्लो करें, अगर दूसरी तरफ से इसको स्विच ऑन करें तो सर्किट में आपका करंट फ्लो ना करें। ओके, हाउएवर एक और सिनेरियो होता है जिसमें अक्सर आपको ये भी कहा जाएगा कि आप अपने डायोड को एज ए आइडियल डायोड अज्यूम करें, ठीक है। क्योंकि जो 0.7 वोल्ट 0.3 वोल्ट ड्रॉप है ये कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं है, ठीक है। तो हम थियोरेटिकली अज्यूम करते हैं कि जो आइडियल डायोड है उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में वो करंट फ्लो कंडक्ट करवा रहा है, रिवर्स बायस में वो करंट कंडक्ट नहीं करवा रहा, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में वो एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहा है,
और रिवर्स बायस में वैसे ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन के जो क्वेश्चन आपको आया उसकी जो स्टेटमेंट है, अगर तो प्रैक्टिकल डायोड कहा हुआ है तो आप 0.7-0.3 वोल्ट का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर ये कहा हुआ है कि वो आइडियल डायोड है तो फिर आप कोई भी वोल्टेज ड्रॉप एज्यूम नहीं करेंगे उस एटलीस्ट उस डायोड के क्रॉस। ओके, अच्छा, if the diode is forward biased, then the circuit then a circuit in which diode is a part of can be replaced by a voltage source of 0.7 वोल्ट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो एक सर्किट बनाया हुआ है, मैंने एक बैटरी लगाई है जिसका नाम V है, ठीक है। ये डीसी बैटरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस है R, ठीक है। और अगर आप देखें कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपके डायोड के एनोड से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है, डिपेंडिंग अपॉन के वी की वैल्यू जो है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है और आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है तो हम इस केस में डायोड की जगह एक 0.7 वोल्ट का बैटरी सोर्स लगा देते हैं और इसके टर्मिनल वही रखते हैं कि जो बैटरी का पॉजिटिव है वो बेसिकली एनोड साइड पे आएगा और जो बैटरी का नेगेटिव है वो बेसिकली कैथोड साइड पे आएगा, ठीक है। और आप अपने सर्किट में ये चेंज करके अपने सर्किट को वही कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करें, जो अननोन पैरामीटर्स हैं डिपेंडिंग अपॉन करंट या रेजिस्टेंस जो भी है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो हमारी करंट की इक्वेशन बनेगी, क्योंकि सर्किट में एक ही मैश है, एक ही करंट फ्लो हो रहा होगा, तो जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I इक्वल टू V माइनस 0.7 ओवर R, ठीक है। मतलब जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस है V का और 0.7 वोल्ट का जिसके दो टर्मिनल्स पे अपीयर हो रहा है। अभी तक किसी के पास कोई क्वेश्चन तो नहीं? तो सर नो सर, ओके। सब लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? हाँ जी सर, जाग रहे हैं सर, उठे हुए हैं, मुंह धो के बैठे हैं। क्या बात है, जबरदस्त। ओके, चलें। उसके बाद अगला टॉपिक है आज का, वो है डायोड करंट इक्वेशन, ठीक है। बेसिकली डायोड जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है, ठीक है, तो आपने देखा कि अगर हम उसके क्रॉस 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें, मतलब उसके एनोड को एटलीस्ट 0.7 वोल्ट पॉजिटिव करें विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, तो उसमें से करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। और अभी कुछ देर पहले आपने वो प्लॉट भी देखा था कि जो करंट फ्लो होना शुरू होता है वो बेसिकली लीनियर ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहा होता, वो नॉन लीनियर होता है, मतलब एक समवट एक एक्सपोनेंशियल कर्व को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। डायोड करंट इक्वेशन बेसिकली हमारी मदद करती है ये फाइंड आउट करने में कि डायोड के क्रॉस एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो हो रहा होगा जब हमने उसके क्रॉस कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट कैन बी गिवन एज द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहती है कि आई डी इज इक्वल टू आई एस, आगे ब्रैकेट में है एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस 1। इसमें जो आई डी है, आई सब्सक्रिप्ट डी, ये बेसिकली वो करंट है जो डायोड में से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। ऑफ कोर्स एम्पेयर में होगा। उसके बाद एक वेरिएबल है वी सब्सक्रिप्ट डी, ठीक है। ये वो वोल्टेज है जो डायोड के क्रॉस आपने अप्लाई किया है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव होगा, यूनिट्स इसके वोल्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल है, उसे कहते हैं आई सब्सक्रिप्ट एस, आई एस, इसका नाम होता है सैचुरेशन करंट, ठीक है। सैचुरेशन करंट बेसिकली वो करंट होता है जो रिवर्स बायस में आपके डायोड के अक्रॉस फ्लो कर रहा होता है, उसकी अमाउंट बहुत ही थोड़ी होती है, ठीक है। ये इस इक्वेशन का भी हिस्सा है, ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू आईडी इसकी इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है आई एस की, ठीक है। ये भी एम्पेयर में होगा। उसके बाद ईटा जो है वो हमारा एमिशन कोएफिशिएंट है। ये बेसिकली एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो आपके डायोड के मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। फॉर सिलिकॉन हम इसको यूजुअली 1 लेते हैं और प्रोबेबली फॉर जर्मेनियम इसको 2 लेते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर मतलब मैं आपको कोई न्यूमेरिकल दूं तो मैं आपको ईटी की वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा कि ईटी की आपने क्या वैल्यू लेनी है, ठीक है। उसके बाद एक आखिरी वेरिएबल है वी सब्सक्रिप्ट टी, इसे कहते हैं थर्मल वोल्टेज, ठीक है। और इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है के मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक है। इसमें के जो है वो हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, आपको उसकी वैल्यू पता है 1.38 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23। टी जो है वो मेरे पास टेम्परेचर है जो आपने डायोड के क्रॉस इस वक्त अपीयर हो रहा है, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है आप हमेशा केल्विन में लेंगे, आप डिग्री सेल्सियस में नहीं लेंगे। अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू है तो इसमें 273 ऐड करके इसको केल्विन बना लें, ठीक है। और फाइनली इसके डिनोमिनेटर में एक क्यू है। Q stands for the amount of charge present on one electron और ये है 1.6 multiplied by 10⁻⁻90, ओके। सो अगर इस क्वेश्चन में हमें वो वोल्टेज पता चल जाए जो डायोड के क्रॉस अपीयर हो रहा है वी डी
हमें डायोड का मटेरियल पता चल जाए जिससे हमें एमिशन कोएफिशिएंट पता लग जाएगा, हम थर्मल वोल्टेज निकाल लें जो जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें टेम्परेचर की जरूरत है, बाकी दोनों कांस्टेंट्स हैं के और क्यू, ठीक है। और हमें सैचुरेशन करंट पता चल जाए तो हमें इस इक्वेशन में ये सारे वेरिएबल्स पुट करके वो करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं जो उस डायोड के थ्रू फ्लो हो रही होगी। ओके, इशू तो नहीं इसको लेके कोई? सर ये लास्ट पे आपने जो समझाया है काइंडली एक्सप्लेन कर देंगे, जो सैचुरेशन करंट से आपने सैचुरेशन करंट का आपने समझाया। हाँ, बेसिकली सैचुरेशन करंट एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, ठीक है, जो थ्योरेटिकली उसकी वैल्यू उसके बराबर होती है जो रिवर्स बायस में डायोड के क्रॉस करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और दूसरा सैचुरेशन करंट बजाते खुद भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो प्रॉब्ली आपको सैचुरेशन करंट की वैल्यू दी होगी कि ये सैचुरेशन करंट की वैल्यू है एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो आप उसकी कांस्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन है तो फिर एक रूल ऑफ थंब होता है कि फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर सैचुरेशन करंट गेट्स डबल्ड, ठीक है। जैसे ज्यूम करें मैंने आपको सैचुरेशन करंट की वैल्यू, अभी एक न्यूमेरिकल आएगा भी सिलसिले में, लेकिन सिर्फ बता देता हूँ कि अगर सैचुरेशन करंट की वैल्यू मैंने दी हुई है आपको कि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे 1 पिको एम्पेयर है, ठीक है, और न्यूमेरिकल में आपने सॉल्व करना है फॉर 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो आप स्ट्रेट अवे क्या करेंगे कि जो आपका सैचुरेशन करंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इन शॉर्ट सैचुरेशन करंट आपके डायोड मटेरियल स्पेसिफिक होगा, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन है तो फिर आपने उसे इनकॉर्पोरेट करना है। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल न्यूमेरिकल आपका टेम्परेचर सेम रहता है तो जो IS की वैल्यू आपको दी हुई है आपने वही पुट कर देनी है। ओके, यस सर। ठीक है। और अभी ये बेसिकली रिवर्स बायस में क्या होता है, अभी मैं एक फिगर में आपको शो करने की कोशिश करूंगा। जी वो फिगर आ भी गई। बेसिकली मैंने पेंसिल से प्लॉट की थी तो शायद देखने में थोड़ा सा मसला हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कोई, ठीक है। वही जिस तरह हमने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का प्लॉट कुछ देर पहले प्लॉट किया था, ये उसी तरह का ही प्लॉट है, ठीक है। वाई एक्सिस पे मेरे पास करंट है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे मेरे पास वोल्टेज है, ठीक है। और अगर फिलहाल हम फॉरवर्ड बायस में देखें कि जैसे ही मेरा जो वोल्टेज है वो 0.6 0.7 वोल्ट के आसपास पहुंचता है तो जो मेरा करंट है वो एक्सपोनेंशियली शूट अप करता है, मतलब सिर्फ 0.01 वोल्ट के फ़र्क में जो मेरा करंट है वो 1.1 मिली एम्पेयर से 49 मिली एम्पेयर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तो हमें पता है, ठीक है। जहाँ पे आपको इस वक्त फोकस कराना चाहता हूँ वो ये कि अगर आप रिवर्स बायस में देखें, जब आपका वोल्टेज जो है वो नेगेटिव हो गया तो आप देखेंगे कि बहुत ही आपकी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपका एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट पे वी ब्रेक डाउन रीजन नहीं आ रहा था जहाँ पे आपका जो करंट है वो एकदम नेगेटिव में शूट कर जाता है, ठीक है। जब तक कि आपके रिवर्स बायस में 0 वोल्ट से लेके वी ब्रेक डाउन रीजन के बीच में वोल्टेज नहीं आ जाता, तब तक आपका एक समवट कांस्टेंट करंट फ्लो करता है जिसकी अमाउंट बहुत ही कम होती है, और इसी करंट को हम ISI सैचुरेशन करंट कहते हैं। ओके, ओके सर। ठीक है। तो ये जो सैचुरेशन करंट की थ्योरी है वो यहाँ से आती है कि ये वो बेसिकली स्मॉल अमाउंट का करंट है जो रिवर्स बायस में फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने सॉर्ट ऑफ यहाँ पे एक टेबल ही बना के प्लॉट करके किया, उससे मैंने ये शो करने की कोशिश किया कि आप देखें जैसे ही आपका करंट है पहले उसकी वैल्यू बहुत ही कम है, लेकिन जैसे ही वो 0.6 0.7 वोल्ट तक पहुँचता है तो वो एकदम शूट अप करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल डायोड का करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। और ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट है कि जैसे ही जो वोल्टेज है पर्टिकुलरली फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन डायोड वो 0.6 0.7 वोल्ट तक पहुंचेगा तो यू विल सी ड्रामेटिक इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट डायोड। ओके, तो ये जो कर्व है ये आपके जेहन में होना चाहिए कि पॉजिटिव साइड पे कर्व किस तरह की बनती है और नेगेटिव साइड पे कर्व किस तरह की बनती है, और कर्व से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। इस कर्व को लेकर तो नहीं किसी के पास कोई क्वेश्चन? फिर ज्यादा नजर ही नहीं आ रहा। किसी को भी नहीं आ रहा नजर? मुझे तो नहीं आ रहा। सर क्लियर है। सर आ रहा है। ओके, मोहतरमा आपके पास थोड़ी सर सी, नजर आ रहा मैडम मैं एग्री करता हूँ कि जो फिगर है ये बहुत अच्छी नहीं बनी हुई, लेकिन मसला ये है कि मुझे ये फिगर पेंसिल से बनानी थी और पेंसिल जो होती है वो आपकी स्लाइड में बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती, ठीक है। है। फिर रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, बेसिकली मैंने किया ये है कि जूम इन कर लेना सर, इसको जूम इन कर लें। हो जाएगा मेरी स्लाइड में।
मैडम आपको शो हो रहा है? यस सर। अब आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है? जी। ओके ठीक है। तो बेसिकली मैंने फॉरवर्ड बाइस में जबकि मेरा वोल्टेज पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ में दो एक्सिस हैं, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे मेरा करंट है आई और एक्स एक्सिस पे मेरा वोल्टेज है। ठीक है, और सबसे पहले आप राइट साइड पे हैं, पहले क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मैंने ये शो करने की कोशिश की है कि जैसे जैसे आप अपना वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, आपका करंट शुरू में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप अराउंड 0.6-0.7 वोल्ट के आसपास पहुंचते हैं तो आपका करंट एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। ठीक है, जैसे 0.6 से 0.7 वोल्ट के बीच का जो फर्क है, जो 0.01 वोल्ट है, इस दौरान जो आपका करंट है वो 1.1 मिली एम्पेयर से 49 मिली एम्पेयर हो गया। ठीक है, तो ये जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करते लेकिन समवट एक एक्सपोनेंशियल टर्म को फॉलो करते हैं, ये वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक प्रैक्टिकल सिलिकॉन डायोड के। ठीक है, व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब वापस आए इसके लेफ्ट साइड पे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका वोल्टेज नेगेटिव है। ठीक है, और आप अपने वोल्टेज को जितना मर्जी नेगेटिव करते जाएं, जो करंट रिवर्स बायस में बहुत ही मिनिमम अमाउंट फ्लो हो रही होगी, उसे मैंने आई एस का नाम दिया है। आई एस स्टैंड फॉर आई सैचुरेशन करंट। ठीक है, अच्छा ये करंट फ्लो होता रहता है अनटिल अनलेस कि आप लेफ्ट साइड पे वोल्टेज को नेगेटिव करते करते उस रीजन तक पहुंच जाए जिसे हम वी ब्रेक डाउन रीजन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप वी ब्रेक डाउन रीजन में पहुंचेंगे तो जो आपका करंट है वो अब आई सैचुरेशन करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, वो एकदम बहुत ही हाई करंट फ्लो होता है वी ब्रेकडाउन रीजन में। ठीक है, अच्छा वी ब्रेकडाउन रीजन में जो हमारा वोल्टेज है वो समवट कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये वो रीजन है जो इस कर्व में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे है। मैंने वी बी आर शो नहीं किया हुआ, लेकिन वो वो वोल्टेज है नेगेटिव साइड पे जब आपका आई एस जो आपका करंट है रिवर्स बायस में, वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो वी ब्रेकडाउन रीजन में जो आपका डायोड है वो एज ए वोल्टेज रेगुलेटर बिहेव करता है कि आपके इसके अंदर से जितना मर्जी करंट फ्लो होता रहे, इसका जो वोल्टेज क्रॉस अपीयर हो रहा होता है वो समवट कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस ग्राफ को लेके आपने अपने जेहन में जो बात रखनी है वो ये रखनी है कि जब फॉरवर्ड बाइस्ड होगा आपका 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 डायोड, ठीक है, तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 0.6-0.7 वोल्ट तक पहुंचेगा तो उसके अंदर से एकदम एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होगा। ठीक है, और जब रिवर्स बाइस में जब तक कि आपके पास वी ब्रेकडाउन रीजन तक वोल्टेज नहीं पहुंच जाती तब तक बिल्कुल एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फ्लो होगा जिसे हम आई एस कहते हैं, आई सैचुरेशन करंट। ठीक है, सर ये ब्रेकडाउन रीजन का बताइएगा। बेटे ब्रेकडाउन रीजन मैंने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, मुझे करना चाहिए था। मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, एक सेकेंड। जी मेरी स्लाइड शो हो रही है दोबारा से सबको? यस सर। जी, अच्छा वीबीआर मैंने यहाँ पे वो मतलब उसको एज ए टेक्स्ट इनकॉर्पोरेट भी कर दिया। वीबीआर मेरे पास वो वोल्टेज है जहाँ पे आप देखें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो करंट है उसकी जो अमाउंट है रिवर्स बायस में वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ठीक है, हाउएवर अगर आप देखें कि वी एक्सिस पे इस पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ब्रेकडाउन रीजन में आपके डायोड में से रिवर्स बायस में नो मैटर जितना मर्जी करंट फ्लो करे, ठीक है, वोल्टेज जो उसके क्रॉस अपीयर हो रहा होता है वो समवट कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इस पॉइंट पे वी ब्रेकडाउन रीजन में अपने वोल्टेज को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजली जो आपके जीनर डायोड्स होते हैं वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जहाँ मैंने वीबीआर मतलब ये कॉपी पेस्ट किया ना, एग्जैक्टली यही रीजन इस पर्टिकुलर डायोड के केस में आपका ब्रेकडाउन रीजन है। ठीक है, ओके सर। ओके चलें अब हम चलते हैं आगे। आगे मेरे पास एक अच्छा सर जी जी सर आपने ये जो डायोड का करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू ये लिखी है सर, ये याद करने की ज़रूरत है कि वैसे देखनी समझनी है बस? नहीं नहीं, इसमें कोई याद करने वाली जरूरत नहीं है। वैसे भी एग्जाम तो ओपन बुक होगा बेटा, तो ओके मतलब याद करने वाली तो कुछ चीज़ है ही नहीं। ये तो मैं सिर्फ ये बताने के लिए कि आप देखें जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं आपके करंट को बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है।
अनटिल अनलेस कि आप 0.6 0.7 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएं और फिर आपका करंट एकदम एक्सपोनेंशियल शूट करता है। तो ये टेबल बनाने का सिर्फ ये मकसद था, बिल्कुल रट्टा लगवाना का मकसद नहीं था। ओके, जी सर, थैंक यू। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, द वैल्यू ऑफ वी टी एट रूम टेम्परेचर इज अराउंड 0.026 वोल्ट, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि एग्जाम में आप वी टी की वैल्यू खुद कैलकुलेट करें, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, ये वाली जो डायोड करंट इक्वेशन है, ठीक है, इसमें जो ये पैरामीटर्स है ना जो एक्सपोनेंशियल की पावर में है, वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, ठीक है, ये समवट आपकी आपकी प्रिसीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते वक्त कुछ नंबर्स को इग्नोर कर दिया तो आपका जो फाइनल आंसर है वो सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकता है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सबसे कि एग्जाम में आप वीटी को खुद कैलकुलेट करें और कोशिश करें कि कैलकुलेटर में जो वैल्यू आई है उसको राउंड ऑफ किए बगैर अगली वैल्यू में यूज़ कर लें, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेटर में जो आपका आंसर आए, अगर आप आंसर लिखें तो आप उसी नंबर को आगे किसी और फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बीइंग एन एक्सपोनेंशियल, वो एक्सपोनेंशियल की पावर है और काफ़ी बड़ी वैल्यूज भी आ सकती हैं यहाँ पे। तो जो अगर थोड़ी सी भी चेंज आप करेंगे तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, मतलब आंसर गलत तो नहीं होगा, लेकिन समझ एक दूसरे से कंपैरिजन करते वक्त तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम में खुद वीटी को कैलकुलेट करें और कोशिश करें कि आप कितनी ज़्यादा प्रिसीजन का ख्याल रख सकते हैं वर्क में, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा था जो एमिशन कोएफिशिएंट है ईटा, the value of eta for silicon is usually assumed to be 1 for VD as long as VD is greater than 0.5 volt, ठीक है। और यूजुअली हम सिलिकॉन के केस में जो हमारा डायोड है उसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस करने के लिए एटलीस्ट आपको उस डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट अप्लाई करवाना पड़ता है, ठीक है। तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर ईटे की वैल्यू सिलिकॉन में नहीं दी गई तो ईटे की वैल्यू आप 1 ले लें, ठीक है। एंड द कोएफिशिएंट ईटा, जो एमिशन कोएफिशिएंट है, इट अप्रोचेस 2 as VD goes to 0, ठीक है। अच्छा, when VD is greater than 2 VT, ठीक है, VT हमारा थर्मल वोल्टेज था, हमने कुछ देर पहले उसको कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। द टर्म एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर VD by eta VT begins to increase quite rapidly by increasing VD, ठीक है। Hence, ID in a silicon PN junction increases dramatically once the forward biasing voltage exceeds 0.2 volt or so, ठीक है। IS is typically a very small quantity. Its explanation has to do with the reverse biasing। मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली थ्योरेटिकली IS वो करंट होता है जो रिवर्स बायसिंग में बहुत थोड़ी अमाउंट में आपके डायोड में से फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। फर्दरमोर, अगर आपका VD जो है वो 0.2 वोल्ट से ज़्यादा है तो आप ये नीचे वाली जो एक समवट अप्रॉक्सीमेशन ये ज्यूम कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन ये कहती है कि ID इज इक्वल टू IS e raised to power VD डिवाइडेड बाई VT, ठीक है। और अगर इसमें से मैंने VD VT को आइसोलेट करना हो तो मैं दोनों साइड पे नेचुरल लॉग ले लूँगा जो समवट एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट फंक्शन है, और उसको यूज़ करते हुए मैं VD को आइसोलेट कर सकता हूँ, और VD इज इक्वल टू VT ln ID बाई IS, ठीक है। आपका जो नेचुरल लॉग का फंक्शन है और जो आपका एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपके कैलकुलेटर पे अवेलेबल है। ओके ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। आगे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं ज़रा अपना कैलकुलेटर ले आऊँ और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने कैलकुलेटर ले आएँ ताकि हमारी वैल्यूज आपस में मैच कर सकें, ठीक है। मुझे 2 सेकंड दें, आई बी बैक। 1 2 इब्राहिम ना रिमूव कर यार। अल्लाह की कसम ले ले, मैंने रिमूव नहीं किया यार, कसम ले ले। जी बच्चों, तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। एग्जांपल कहती है a silicon diode shown in a circuit has a saturation current IS is equal to 3 into 10 to the power minus 14 ampere. Determine the current through it and a voltage across it. Temperature is 55 degrees Celsius. Eta is equal to 1. ओके, तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें जितने अननोन्स की जरूरत थी वो अननोन्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। सो in this particular case we start by taking estimate value of VD at 0.7 volt as 0.7 volt correspondingly, क्योंकि हमें पता है कि सिलिकॉन डायोड के केस में जो इसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। तो इस VD के एस्टिमेट से हम एक ID का एस्टिमेट निकालेंगे,
फिर अपने वीडी को मजीद हम करेक्ट करेंगे और फिर करेक्टेड वीडी की बेसिस पे हमें करेक्ट आईडी निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं वीडी की वैल्यू 0.7 वोल्ट लेता हूँ फॉर टाइमिंग एस्टिमेट करने के लिए, तो जो 3 किलो ओहम का रजिस्टर है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो बराबर होगा 2 - 0.7 डिवाइडेड बाई 3 किलो ओहम, और ये मेरे पास आया 0.433 मिली एम्पेयर। ओके, अच्छा, उसके बाद हमें इस केस में एक थर्मल वोल्टेज भी फाइंड करना होता है, ठीक है। और थर्मल वोल्टेज डिपेंड कर रहा होता है जो हमारा टेम्परेचर इस वक्त डायोड को अवेलेबल है। तो टेम्परेचर हमें दिया है 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और थर्मल वोल्टेज का फार्मूला मुझे पता है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, जिसको आपने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया है, डिवाइडेड बाय चार्ज जो वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन पे होती है, ठीक है। तो VT वुड बी इक्वल टू 1.38 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 273 + 55, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19। और अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 28.29 मिलीवोल्ट, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप में से एटलीस्ट कोई एक बंदा मेरे साथ इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते रहे, ताकि हम ये देखते रहें कि एक्यूरेसी में बहुत ज़्यादा फर्क ना आए, हमारे फाइनल आंसर आपस में मैच करते हैं, ठीक है। सर वीटी की वैल्यू हमेशा सेल्सियस में होगी या केल्विन में? बेटा VT की वैल्यू तो हमेशा वोल्ट्स में होगी, ओके, लेकिन जो इसके अंदर आपने टेम्परेचर इनकॉर्पोरेट करना है वो हमेशा आपने केल्विन में इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। चलो, मतलब और केल्विन और सेल्सियस में फ़र्क सिर्फ 273 का होता है। अगर टेम्परेचर सेल्सियस में है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करके ये यहाँ डाल दें। उसका तरीका क्या होगा कि जो सेल्सियस में टेम्परेचर है उसमें 273 ऐड कर दें, ठीक है। जी सर। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर है। इस स्लाइड तक मैं आ गया हूँ। फिर हमने एक सम बट एस्टिमेटेड आईडी भी फाइंड कर लिया है और हमने अपना थर्मल वोल्टेज भी फाइंड कर लिया। ओके, अब आगे चलते हैं फिर, ठीक है। आगे हमें पता है ये क्वेश्चन जो अभी हमने कुछ देर पहले फाइंड की थी, ठीक है, कि वी डी इज इक्वल टू वी टी नेचुरल लॉग आई डी बाई आई एस, ठीक है। अब मुझे आई एस भी गिवन है, मुझे मेरा आई डी भी गिवन है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू, ठीक है। और अभी हमने कुछ देर पहले वी टी भी निकाला है, ठीक है। तो मैं सबकी वैल्यूज पुट करता हूँ और वी डी दोबारा कैलकुलेट करता हूँ और वी डी मेरे पास अब करेक्टेड वैल्यू आ गई है। तो वी डी की जो करेक्टेड वैल्यू है वो 0.6618। और अगर आप पिछली वैल्यूज देखें कि हमने ओरिजिनली वी डी की वैल्यू जो एस्टिमेट की थी वो 0.7 वोल्ट थी, ठीक है, लेकिन अब वो थोड़ी सी मजीद करेक्ट हो गई है, मजीद रिफाइन हो गई है। तो जो वी डी की एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू है वो 0.6618 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, और अब चूंकि हमारे पास वी डी की वैल्यू करेक्ट हो गई है तो हम इस वी डी को वैल्यू को यूज़ करते हुए दोबारा से अपना एक आई डी निकाल सकते हैं जो कि पिछले वाले आई डी से ज़्यादा करेक्ट होगा, ठीक है। और येट अगेन वही जो पीछे वाली सर्किट की एक्सप्रेशन थी कि मैं 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट माइनस वी डी डिवाइडेड बाई 3 किलो होम, तो मेरे को वो करंट आ रहेगा जो इसमें से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये है अब इस वक्त जो वी डी की वैल्यू होगी, पहले हमने 0.7 वोल्ट ली थी, अब हम जो हमने कैलकुलेट किया है 0.6618 वोल्ट वो लेंगे। सो 2 माइनस 0.6618 डिवाइडेड बाई 3 किलो होम, और जो करंट आएगा आई डी करेक्टेड वो आया 0.446 मिली एम्पेयर। और पिछले करंट से कितना फ़र्क है, पिछला करंट जो था आई डी एस्टिमेटेड वो 0.433 मिली एम्पेयर था, अब मेरे पास 0.446 मिली एम्पेयर है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी सी आइट्रेशन की थी, हम पहले वी डी को इम्प्रूव करते हैं और फिर उस इम्प्रूव्ड वी डी की बेसिस पे हम आई डी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जस्ट टू चेक कि अब हमें मजीद तो वी डी को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम वही जो इसी स्लाइड के सबसे ऊपर एक्सप्रेशन है वी डी इज इक्वल टू वी टी एल एन इंटू आई डी बाई आई एस, इसको यूज़ करते हुए फिर दोबारा मैं वी डी निकाल लेता हूँ और मेरी वैल्यू वही दोबारा आती है 0.66 वोल्ट। इसका मतलब है कि अब वीडी को मजीद दोबारा करेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडी की वैल्यू समान कांस्टेंट हो गई है, और जो वीडी की वैल्यू है इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो आईडी की वैल्यू निकाली वो भी कांस्टेंट हो गई, तो उसमें मजीद इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेरा फाइनल आंसर है सही आईडी करेक्टेड वो यही है जो मैंने निकाला हुआ है इस स्लाइड के सेंटर में 0.446 मिली एम्पेयर, और जो वीडी करेक्टेड है जो मतलब जो डायोड के क्रॉस पोटेंशियल आ रहा है वो 0.6618 वोल्ट है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक इसको लेके? सर ये इम्प्रूव क्यों किया वीडी? हाँ, वीडी इम्प्रूव इसलिए की है क्योंकि जो पहले वाला वीडी था बेटा वो हमने खुद मतलब एज्यूम किया था कि वो 0.7 वोल्ट है, ओके, हमें ओरिजिनली वीडी नहीं दिया गया था, ठीक है। तो हमने अगर आप इस स्लाइड में देखें जो मैंने सर्किट के बिल्कुल नीचे लाइन लिखी हुई है, वी स्टार्ट बाय टेकिंग एस्टिमेट और समवट एज्यूम्ड वैल्यू ऑफ वीडी, और हमें ये जरूर पता है कि अगर ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है, तो वीडी की वैल्यू समवेयर अराउंड 0.7 वोल्ट ही होगी, ओके। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं उससे 0.7 वोल्ट लेके, ठीक है, और फिर उसे फर्दर इम्प्रूव
करते जाते हैं अनटिल अनलेस कि उसमें मजीद इंप्रूवमेंट ना हो सके, ठीक है। तो आप देखें पहले हमने 0.7 वोल्ट लिया, ठीक है, हमने वहाँ से एक आईडी एस्टिमेटेड निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने इस एस्टिमेटेड आईडी से फिर दोबारा वीडी निकाला, ठीक है। अब ये वीडी जो था ये पहले वाले 0.7 वोल्ट से थोड़ा कम हो गया, अभी थोड़ा सा मजीद इम्प्रूव हो गया, और फिर इस इम्प्रूव वीडी से हम दोबारा एक आईडी करेक्टेड निकालेंगे, ठीक है। और आप इस सर्कल को रिपीट कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि आपकी वीडी और आईडी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, जो कि हमने एंड में देख भी लिया कि अब अगर मैं मजीद वीडी को कैलकुलेट करता हूँ तो वो मजीद फर्दर इंप्रूव नहीं हो रहा, 0.66 वोल्ट के आसपास ही रुक गया, ठीक है। तो जस्ट टू हेल्प, क्योंकि जो अननोन्स थे वो थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने स्टार्ट वीडी को 0.7 वोल्ट से कर लिया, एस्टिमेट करते हुए कि जो वैल्यू होगी इसकी 0.7 वोल्ट के आसपास ही होगी, ठीक है। और आप फाइनल आंसर में देख भी लें कि जो आपका फाइनल करेक्टेड वीडी है वो 0.6618 वोल्ट है, जो कि 0.7 वोल्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ओके। तो इसलिए पहले हमने एस्टिमेट किया और बाद में हमने उसको करेक्ट किया, ठीक है। यस सर। ओके, इस न्यूमेरिकल को लेकर किसी और के पास तो नहीं कोई क्वेश्चन? नो सर। चलें, अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और एग्जांपल है। अच्छा, तो कहता है सिलिकॉन डायोड हैज अ सैचुरेशन करंट ऑफ 0.1 पिकोएम्पियर at 20 degrees Celsius. Find its current when it is forward biased by 0.55 volt. Find the current in the same diode when the temperature rises to 100 degrees Celsius. Eta is equal to 1. अच्छा, अब इस केस में हमें किसी एस्टिमेशन, किसी करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो VD है वो दिया हुआ है, VD इज इक्वल टू 0.55 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, और सबसे पहले वो कहता है आप करंट निकालें 20 डिग्री सेल्सियस पे जो इस डायोड में से फ्लो कर रहा है, और फिर कहता है वो आप करंट निकालें जो 100 डिग्री सेल्सियस में इस करंट में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फिर इन दोनों का फ़र्क भी बताएं कि कितने फोल्ड इंक्रीज हो गया वो। अच्छा, सबसे पहले जो हमने करंट की इक्वेशन पढ़ी थी, आई डी इक्वल टू आई एस मल्टीप्लाइड बाई ई रेज टू पावर वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी माइनस 1, ठीक है। उसके लिए जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो वी टी है। वी टी इज़ अ थर्मल वोल्टेज, और इसका फार्मूला हमें पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे आप अपने टेम्परेचर को, जिसको आपने केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है, और फिर इसको डिवाइड कर देंगे उस चार्ज पे जो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। टेम्परेचर पहले सिनेरियो में हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो ये 293 केल्विन बन जाएगा, ठीक है। उसको क्वेश्चन में पुट करें तो जो मेरे पास थर्मल वोल्टेज है वो बन जाता है 25.271 मिली वोल्ट, ठीक है। अच्छा, और मेरे पास VT भी आ गया है, मुझे IS भी पता है, मुझे VD भी गिवन है, ठीक है। तो मैं इसी वाले क्वेश्चन में पुट करता हूँ, ID इक्वल टू IS ई रेज टू पावर VD ओवर ईटा VT। ईटे की वैल्यू भी गिवन है 1, ठीक है, -1, और इसे मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो डायोड करंट है वो आ जाता है 0.283 मिली एम्पेयर, ओके। मेरे अलावा भी कोई बंदा इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा है या सिर्फ मैं ये मेहनत कर रहा हूँ इस वक्त? हाँ हो गया सर, सॉल्व यही है जी सर। ओके, चलें, गुड। चलें, अब आईडी तो आ गया है, लेकिन ये वो आईडी है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे इस डायोड में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगला सिनेरियो है कि वो कहता है आप 100 डिग्री सेल्सियस से भी जो आईडी है वो भी मुझे मालूम करके दें, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए हमें दोबारा से अपना थर्मल वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा। सिर्फ जिसमें चीज़ चेंज होगी वो ये होगी कि पहले आपका जो टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेल्सियस था, आपने उसे केल्विन में कन्वर्ट किया था। अब आपका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 273 में ऐड करके तो हो जाएगा 373, और वी थर्मल वोल्टेज के लिए इस टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से डिवाइड करें द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आंसर बनता है 32.17 मिली वोल्ट, ओके। अच्छा, अब VT तो है हमारे पास, VD एक कांस्टेंट, उससे चेंज नहीं होना। अब एक दूसरा जो अननोन एक नॉन पैरामीटर था IS, मैंने आपको पहले भी कहा था जो आपका सैचुरेशन करंट होता है वो बेसिकली टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। इस केस में जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज हो गया, ठीक है, तो आपका IS भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। सो द रूल ऑफ थंब इज के IS इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर, और याद रखने का तरीका है कि IS शुड डबल फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब अगर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है तो आपका IS ऑटोमेटिकली डबल हो जाना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है तो आपका जो IS है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 टाइम्स होगा, फिर 2 टाइम्स होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में इन गोइंग फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर चेंजेस इन 8 इंक्रीमेंट्स ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपके जो टेम्परेचर में टोटल चेंज है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 8 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि IS को डबल होना चाहिए 8 दफ़ा, ठीक है, मतलब 8 टाइम्स IS शुड डबल, ठीक है।
Hence it should increase by a factor of 2 raised to power 8, which is equal to 256. ठीक है. So at 100 degrees Celsius, the IS will be 256 multiplied by the value of IS that was at 20 degrees Celsius, जो कि 10 raised to power -13 एम्पेयर थी. ठीक है. अच्छा, तो अब IS की जो नई वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेसिकली 256 into 10 raised to power -13 एम्पेयर है. ठीक है. ये IS की नई वैल्यू आ गई. ऊपर आपने थर्मल वोल्टेज भी फाइंड कर लिया, वो 32.17 मिली वोल्ट है, और VD जो है वो आपके पास गिवन ही है, वो चेंज नहीं हो रहा. तो इन सब वैल्यूज को यूज करते हुए आप इसी क्वेश्चन में दोबारा पुट करें, तो ID की जो नई वैल्यू बनेगी आपके पास, वो बनेगी 0.6806 मिली एम्पेयर. आप सबके पास भी यही है. यस सर. ओके, चलें. इसका मतलब है कि ये जो ID की वैल्यू है ये पिछली वैल्यू से चेंज है. हाँ, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो आपके डायोड करंट था वो 0.283 मिली एम्पेयर था, और 100 डिग्री सेल्सियस पे जो डायोड करंट है वो है बेटा आपका 0.6806 मिली एम्पेयर. ओके. अब हम ये भी देख लेते हैं कि इन दोनों का आपस में फ़र्क कितना है. एंड चेंज इन ID विल बी ID एट 100 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय ID एट 20 डिग्री सेल्सियस. तो ये 0.681 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 0.283 मिली एम्पेयर, दिस कम्स आउट रफली एज 2.4. ठीक है. तो इसका मतलब है कि ID जो है वो 2.4 टाइम्स बढ़ गया है. ठीक है, जस्ट इंक्रीजिंग टेम्परेचर टू 80 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो आप देख सकते हैं इस केस में कि जो आपका डायोड करंट है बेसिकली, वो आपका डायोड वोल्टेज पे तो डिपेंड करता ही है, तो बेसिकली आपका डायोड टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. ठीक है. So if you increase your diode temperature by 80 degrees Celsius, so in this particular example that we have just solved, we saw that के जो diode current है वो increase कर जाता है 2.4 times. ठीक है. Just because कि आपका जो saturation current है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से सेंसिटिव होता है. ठीक है. हमने टेम्परेचर को चेंज करने के अलावा पूरे सर्किट में और कोई चीज़ चेंज नहीं की थी. हमारा जो डायोड वोल्टेज था वो कांस्टेंट रहा था, वो 0.555 वोल्ट ही रहा था. ठीक है. सिर्फ एक चीज़ जो हमने चेंज की थी वो टेम्परेचर था. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपने देखा कि टेम्परेचर चेंज करने से जो आपका डायोड करंट है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है. तो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आपके डायोड करंट को चेंज करवाती हैं? एक जो डायोड वोल्टेज है VD, और एक जो डायोड का टेम्परेचर है. फाइन. इसके अलावा यस सर. कोई ऐसी चीज़ जो डायोड करंट को चेंज करवाएगी आपके ख्याल से? अगर आप एक्सप्रेशन को भी देखें तो नहीं, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं बचती. ठीक है. आपका टेम्परेचर चेंज करने से आपका VT चेंज होता है, आपका IS चेंज होता है. ठीक है. और VD को जब आप चेंज करते हैं तो VD खुद चेंज हो जाता है. और इसके अलावा इस जो क्वेश्चन है जो डायोड करंट की, उसमें कोई तीसरा वेरिएबल ही नहीं है जो चेंज हो सके. ठीक है. तो डायोड करंट को जो दो चीज़ें चेंज करती हैं और उनका पॉजिटिव रिलेशन है, एक डायोड वोल्टेज है और एक टेम्परेचर है जो डायोड के अक्रॉस किया हुआ है. ठीक है. अगर सबको क्लियर है तो फिर मैं आगे चलता हूँ. ठीक है बच्चों. यस सर. ओके. अच्छा, उसके बाद एक अगला मेरे पास छोटा सा टॉपिक है, वो है कि सर्किट कंटेनिंग डायोड्स. ठीक है. कि अगर सर्किट के अंदर डायोड आ जाए तो फिर आपने सर्किट को किस तरह से सॉल्व करना है. ठीक है. सर्किट कंटेनिंग द DC sources and two or more diodes can be analyzed by general circuit analysis techniques that we have learned before. Okay. For this we need to assume whether a diode is in conducting or non-conducting state. ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी के डायोड की एनोड किस साइड से कनेक्टेड है और डायोड की कैथोड किस साइड से कनेक्टेड है. ठीक है. और अगर आप एक दफ़ा ये फिगर आउट कर लें तो फिर अपने डायोड को रिप्लेस कर दें आप 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका डायोड किस मटेरियल का बना हुआ है. अगर वो सिलिकॉन का बना हुआ है तो आप 0.7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे. अगर वो जर्मेनियम का है तो आप 0.3 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाएंगे. उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है. ठीक है. वो कहता है डिटरमिन द करंट थ्रू ईच ब्रांच. ठीक है. और नीचे सर्किट गिवन है. सर्किट में बेसिकली दो मैश हैं, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे. लेफ्ट साइड पे मेरे पास वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 15 वोल्ट का, फिर एक रेजिस्टेंस लगी है 1 किलो ओम की, और फिर एक डायोड है जिसको मैंने नाम दे दिया D1. ठीक है. उसके बाद राइट साइड पे आऊँ तो मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है 5 वोल्ट का, एक रेजिस्टेंस है 3 किलो ओम की, फिर दोबारा एक रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम की, और फिर एक डायोड लगा हुआ है जिसको मैंने नाम दे दिया D2 का. ठीक है. और एग्जांपल में मुझे यही कहा गया है कि दोनों ब्रांचेस में जो करंट फ्लो कर रहा है वो प्लीज फाइंड आउट करके दें. ठीक है.
अच्छा, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आपको लगता है D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होंगे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में? यस यस सर होंगे। D1 और D2 दोनों कैसे? सर दूसरी साइड पे तो अगर दूसरी साइड से देखें तो वो पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है ना नहीं, D1 की। फाइन, सर दोनों लेकिन ही होंगे सर। हाँ, आपने ये देखना है कि D1 वोल्टेज ज्यादा उसका। फॉरवर्ड बाइस करने के लिए जरूरी होता है कि जो डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसके नेगेटिव टर्मिनल से एटलीस्ट 0.7 वोल्ट ज्यादा हो। तो जो D1 का पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे एटलीस्ट एज्यूम करें 15 वोल्ट अवेलेबल है, और जो उसकी नेगेटिव साइड है वहाँ पे 5 वोल्ट अवेलेबल है। तो एटलीस्ट इसका मतलब है कि 10 वोल्ट का पॉजिटिव फर्क है D1 के केस में। फाइन, यस सर। ठीक है। सिमिलरली D2 जो है, इसके भी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव ही होगा विद रिस्पेक्ट टू D2, इसका जो एनोड है, क्योंकि इसका एनोड तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है दोनों बैटरीज के, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बाइस ही होंगे, ठीक है। अब हमने ये डिटरमिन कर लिया कि हमारा D1 और D2 दोनों फॉरवर्ड बाइस हैं और दोनों सिलिकॉन के डायोड्स हैं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की जगह 0.7 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स लगा रहे थे। वही काम मैंने किया, ठीक है। assuming both diodes are conducting, ठीक है, we replace them with 0.7 वोल्ट, ठीक है। मैं D1 की जगह 0.7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ और मैं D2 की जगह 0.7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये था कि आपने बेसिकली दोनों करंट फाइंड करने में, ज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरी लेफ्ट वाली मैश है उसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है और जो मेरी राइट वाली मैश है उसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इन दोनों की इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट वाली वेस्ट में जितने भी वोल्टेज सोर्सेज हैं, ये जो 15 वोल्ट वाला होगा ये नेगेटिव होगा, 0.7 वाले 2 होंगे ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। उनको क्वेश्चन किस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे। और जो I1 है वो बेसिकली 1 किलो ओम में से गुजर रहा है स्ट्रेट अवे, और 2 किलो ओम में से मेरे पास I2 माइनस I1 फ्लो करेगा, ठीक है। इसको मजीद मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्वेश्चन जो बनती है वो बनती है 3I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 13.6, ठीक है। ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन है इसमें भी मेरे पास जो वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, ठीक है, वो बेसिकली पॉजिटिव होगा और जो 0.7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो नेगेटिव होगा डिपेंडिंग अपॉन के जो I2 की हमने डायरेक्शन ली है, ठीक है। मैं इसको भी सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास दूसरी क्वेश्चन जो बनेगी वो बनेगी -2I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू -4.3, ठीक है। उसके बाद पता है कि ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास I1 बनेगा 5.4 मिली एम्पेयर और I2 बनेगा 1.3 मिली एम्पेयर, ठीक है। अच्छा, अब जो बेसिकली हमें अननोन थे वो ये थे कि आपने ये मालूम करना है कि आपके डायोड में से करंट कौन कौन से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका I1 है वो वही करंट है जो आपके D1 में से फ्लो कर रहा है बगैर किसी चेंज के, बगैर किसी मसले के, ठीक है। तो I1 जो है वो ID1 के बराबर है 5.4 मिली एम्पेयर, क्योंकि ये वो करंट है जो D1 में से फ्लो कर रहा है। हाउएवर जो आपका D2 डायोड था जहाँ आपने 0.7 वोल्ट का वोल्टेज लगा दिया, उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो बेसिकली I1 माइनस I2 है। तो आप I1 माइनस I2 करें 5.4 माइनस 1.3, दिस वुड कम आउट एज 4.1 मिली एम्पेयर, ठीक है। और ये वो करंट है जो D2 में से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास दोनों अननोन आ गए ID1 और ID2, ठीक है। और अगर कोई भी सर्किट जिसमें आपके पास डायोड लगे हुए हैं, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि डायोड्स की पोलैरिटी क्या है, वो कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कंडक्ट कर रहे, ठीक है। और अगर वो कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ 0.7 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा दें, ठीक है। अगर किसी जगह पे आपको लगे कि आपसे ये प्रिसाइजली डिटरमिन नहीं हो रहा कि आपके डायोड कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, तो आप कोई भी आर्बिटरी स्टेट लेके अपनी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन के जो करंट की डायरेक्शन है वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपका डायोड फ्लो करंट फ्लो करवा रहा था या नहीं फ्लो करवा रहा था। ओके, ओके सर। ये तो हो गई एक एग्जांपल। अब हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, ठीक है। ये एग्जांपल ये कहती है कि पहले तो हमने एक डीसी सोर्स लगाया था अपने सर्किट के साथ, ठीक है। तो कहते हैं स्केच आउटपुट वोल्टेज वी नॉट इन अ फॉलोइंग सर्किट फॉर द वेरिएबल वोल्टेज वी एस, ठीक है। अब इस केस में जो इनपुट वोल्टेज है वो डीसी नहीं है, वो कुछ वेरी कर रही है, और वो वेरी कर रही है बेसिकली ये जो वी एस का मैंने प्लॉट किया है इसको फॉलो करते हुए, ठीक है। बेसिकली जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो एक ट्रायंगुलर कर्व को फॉलो कर रही है फ्रॉम 0 to 2 सेकंड, ठीक है। और प्रिसाइजली एट 1 सेकंड पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है 12 वोल्ट। उससे पहले भी ये नीचे से ऊपर आ रही है, उसके बाद भी ऊपर से नीचे जाती है, और फाइनली 0 पे भी 0 वोल्ट है और 2 सेकंड पे भी
0 वोल्ट है, ठीक है। और जो हमें आउटपुट फाइंड करनी है वी नॉट, वो बेसिकली वो वोल्टेज है जो 1 किलो ओम प्लस डायोड प्लस 5.3 वोल्ट की जो बैटरी लगी है, इन तीनों के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है वी नॉट, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सर्किट में हमारे पास एक इनपुट वोल्टेज सोर्स वीएस भी है और साथ एक 3 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगी है और एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस भी लगी है, ठीक है। अच्छा, in order for a diode to be conducting something, there has to be at least 6 volts at its positive टर्मिनल, क्योंकि अगर आप डायोड को देखेंगे, डायोड का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो 5.3 वोल्ट के टर्मिनल से कनेक्टेड है बैटरी के, ठीक है। तो अगर आपने डायोड को फॉरवर्ड बाइस करवाना है तो इसका मतलब है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 0.7 वोल्ट पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इसका मतलब है कि डायोड के पॉजिटिव एंड पे एटलीस्ट 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो डायोड में से कुछ भी फ्लो होना शुरू होगा, अगर वो नहीं आएगा तो इसमें से फ्लो नहीं होना शुरू होगा। फाइन, यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमें ये भी पता है कि जब तक डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल पे एटलीस्ट 6 वोल्ट नहीं आ जाते तब तक डायोड एज ए ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, ठीक है। और अगर ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब जो भी आपका वीएस में पोटेंशियल होगा वही आपका वी नॉट पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। फाइन, यस सर। ओके। तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड तक 0 से लेके और टी इज इक्वल टू 1.5 से 2 सेकेंड तक आपका डायोड ओपन रहेगा, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो फिर जो नीचे वाला रेड कर्व जो मैंने नीचे बिल्कुल लास्ट में मैंने प्लॉट किया ना, ये बेसिकली कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, लेकिन यहाँ से मैं ये शो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देख लें कि जब तक टाइम 0 से 0.5 तक रहता है या 1.5 से 2 तक रहता है, जो इनपुट वोल्टेज है वही आपके आउटपुट पे अपीयर होनी शुरू हो रही होगी, वी नॉट, ठीक है। और अभी हमने डिटरमिन भी कर लिया कि ये वो ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में आपका जो डायोड है वो कंडक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके एटलीस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव साइड के जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 0.7 वोल्ट पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ तो होगी क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद एक अगला सिनेरियो लेते हैं कि 0.5 से लेके 1.5 के बीच में क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम कर लेता हूँ कि एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड डायोड इज फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस इसलिए कि अब इसका जो पॉजिटिव है वहाँ पे एटलीस्ट 12 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। और जो इसका नेगेटिव है वहाँ पे एटलीस्ट 5.3 वोल्ट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से 0.7 वोल्ट हो जाएगा ड्रॉप। तो अब जो आपका डायोड के क्रॉस, डायोड के अलावा जो सर्किट बचेगा आपका वो एटलीस्ट 6 वोल्ट का सर्किट बच जाएगा, ठीक है। 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और आपने 3 किलो ओम और 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है और जो वी नॉट है वो बेसिकली 1 किलो ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करनी है आपने फाइंड, ठीक है। तो अगर आप इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जूम करें तो इस केस में जो आपका वी नॉट है वो 1.5 वोल्ट हो गया, ठीक है, टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, और ये 1.5 इन एडिशन टू 6 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब पीछे वाला जो हमने वी नॉट है जो अननोन प्लॉट है, जो अननोन नहीं जो इनकम्प्लीट प्लॉट है, जो मैंने सबसे नीचे प्लॉट किया है, ये 0 से 0.5 तक है और 1.5 से 2 तक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। 0.5 से लेके 1.5 तक इसमें एक और ट्रायंगल बनेगी, लेकिन अब वो जो पीक आ रही होगी वो 1.5 वोल्ट तक जा रही होगी फिर वापस नीचे तक आ रही होगी। सो फाइनली मैंने इन दोनों प्लॉट्स को कंबाइन किया और जो मेरे पास आउटपुट बनी है वो ये बनी है, ठीक है। 0 से लेके 0.5 तक तो क्लियर था, मेरे पास 6 वोल्ट अपीयर हो रही थी क्योंकि इस दौरान सर्किट जो डायोड है वो ओपन है, जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज है वही मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। 1.5 टाइम से लेके 2 सेकंड तक भी मेरे पास यही हो रहा है, जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज है वही मेरे पास आउटपुट वोल्टेज है। 0.5 से लेकर 1.5 टाइम पीरियड तक ये वो टाइम है जिस दौरान मेरा जो डायोड है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने उसे 0.7 वोल्ट का एक बैटरी कंसिडर किया और उसको सम कर दिया, ठीक है। और जो ओवरऑल सर्किट में उस दौरान वी नॉट अपीयर हो रहा था 1.5 वोल्ट था, मैंने उस 1.5 वोल्ट को इस 6 में ऐड कर दिया और ये एक और ट्रायंगल बन गई है जो 6 से लेकर 7.5 तक जा रही है और 7.5 से फिर नीचे आ रही है, ओके। ओके सर। ओके, चलें, अब यहाँ तक क्लियर हो गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद सर हम डीसी बात करें कि एसी सोर्सेज की बात करें? बेटा हमने कौन सा वोल्टेज सोर्स लगाया था, हमने यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया था, लेकिन ये वेरिएबल सोर्स था, मतलब ये वेरी कर रहा था 0 से लेकर 12 वोल्ट तक और फिर 12 वोल्ट से वापस 0 तक, ठीक है। कोई इसका नेगेटिव पीक नहीं थी, सिर्फ एक ही पीक थी, ठीक है। तो समवट अभी तक जो हमने डायोड को देखा है हमने प्रीडोमिनेटली डीसी वोल्टेज सोर्स के लिए देखा है,
लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन ऑनवर्ड हम डायोड की कुछ एग्जांपल एसी सोर्सेज को लेके भी करेंगे सॉल्व। ओके ओके सर नेक्स्ट स्लाइड में जो ये ग्राफ है ये नेक्स्ट सर ये लें। ये दोबारा बता दें। अच्छा, आपको ये तो पता क्लियर था कि 0 से लेकर 0.5 तक जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट में अपीयर हो रही है। फाइन, यस ठीक है। और 1.5 से 2 तक भी जो इनपुट पे अपीयर आपने कैलकुलेट किया वही आउटपुट पे अपीयर हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यस इसका ना वो तो क्लियर है। जो बीच वाली एक छोटी सी ट्रायंगल है उसका मसला है, ठीक है। बीच वाली सी छोटी सी ट्रायंगल में मैंने क्या किया था कि मैंने एग्जैक्टली t इक्वल टू 1 टाइम पे लेके मैंने सर्किट को सॉल्व किया था और मेरे पास वहां पे जो वोल्टेज आ रहा था V0 वो 1.5 आ रहा था, ठीक है। तो मैंने उसको सिर्फ इसके साथ सुपर इम्पोज किया कि 0.5 और 1.5 तक तो वो 6 है और इनके बीच में 1.5 मजीद बढ़ गया है, ठीक है। तो मैंने इन दो पॉइंट्स को ऊपर मजीद ट्रायंगल बना के इनको ज्वाइन कर लिया और अगर आप 6 में 1.5 ऐड करें तो वो 7.5 बनता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेंट्रल जो पीक है वो 7.5 तक जा रही है। इसके जो बाकी जो दोनों पॉइंट्स हैं वो 6 वोल्ट पे हैं और उसके बाद ये फाइनली दोनों नीचे आए थे 0 पे, क्योंकि आपकी जो इनपुट वी एस था जो चेंज हो रहा था एक पीक को लेके वो इस प्रोफाइल को कर रहा था फॉलो, ठीक है। यस सर ओके अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये बेसिकली आज की समवट एक आखिरी एप्लीकेशन है डायोड्स की, ठीक है। ये डायोड प्राइमरीली रेक्टिफायर सर्किट में यूज होते हैं, ठीक है। आई हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट यू गाइस नो दैट व्हाट इज अ बेसिक रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। सो फॉर अ टाइमिंग आई विल जस्ट सिंपली इंट्रोड्यूस यू टू वन और इसमें डायोड पर्टिकुलरली क्या कर रहा होता है हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। बिकॉज डायोड्स आर यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस का मतलब है कि इनमें से जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव साइड पे, वो भी जब आपका सर्किट फॉरवर्ड बाइस्ड हो। अगर आपका डायोड रिवर्स बाइस्ड है तो फिर इनमें करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। बिकॉज डायोड्स आर यूनिडायरेक्शनल डिवाइसेस दे आर कॉमनली यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट्स, ठीक है। द रेक्टिफायर सर्किट्स कन्वर्ट एन एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेज, ठीक है। आपके पास आपके घर में जो आपका मोबाइल चार्जर है, जो आपका लैपटॉप चार्जर है, जो आपका वाईफाई चार्जर है, इन सब के अंदर रेक्टिफायर सर्किट्स लगे हुए हैं। इन सब के आगे जो बेसिकली सर्किट है वो उसे डीसी वोल्टेज चाहिए होती है, लेकिन हमें जो वापड़ा भेज रही होती है वो एसी वोल्टेज भेज रही होती है। तो हम उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उनका सबसे अहम जो एक कंपोनेंट होता है वो आपका डायोड होता है, ठीक है। अच्छा, रेक्टिफायर मेरे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है मेरे पास फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आप सिर्फ एक सिंगल डायोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अगर आप इस सर्किट में देखें कि लेफ्ट साइड में मेरे पास इनपुट है, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और राइट साइड पे जो मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आपके आर के क्रॉस अपीयर हुई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि डायोड तब ही उसमें से करंट फ्लो करेगा जब उसका जो एनोड है वो पॉजिटिव होगा एटलीस्ट 0.7 वोल्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैथोड, ठीक है। तो वो तभी होगा जब आपका पॉजिटिव साइकिल अपीयर हो रहा होगा, ठीक है। जब आपका पॉजिटिव साइकिल अपीयर हो रहा होगा तो जो एग्जैक्टली इनपुट वोल्टेज है वो आपके आर रेजिस्टेंस के क्रॉस अपीयर हो रही होगी, ठीक है। और जब आपका नेगेटिव साइकिल अपीयर होगा तो अब आपका डायोड मतलब कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आपके रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका लोड है उसके अक्रॉस कोई भी आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, तो आपकी कोई भी आउटपुट अपीयर नहीं हो रही होगी, ठीक है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। इसको मजीद इंप्रूव करने के लिए हम इसके साथ कैपेसिटर भी लगाते हैं ताकि टाइम कांस्टेंट बढ़ जाए थोड़ा सा और हमें समवट एक स्टेटर लाइन एज ए डीसी वोल्टेज आउटपुट में मिल जाए, ठीक है। फॉर अ टाइमिंग मैंने कैपेसिटर को बाईपास कर दिया, मैं उसको यहाँ पे शो नहीं करा ताकि चीज़ें थोड़ी सी सिंपल रहें और हमें समझने में आसानी हो। ओके अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट टुगेदर विद अ कैपेसिटर एंड अ ट्रांसफार्मर नॉट शोन constitutes a DC power supply because the rectifier converts an AC voltage into DC voltage, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक एग्जांपल है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को लेके। An AC supply of 230 volt is applied to a half wave rectifier circuit through a transformer as given in a below circuit, ठीक है। अच्छा, वो कहता है find output DC voltage and find peak inverse voltage, assume diode to be ideal, ठीक है। आइडियल डायोड का मतलब है कि जो हमने 0.7 वोल्ट का ड्रॉप इससे क्रॉस करवाना है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर डायोड का एनोड पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो डायोड में से करंट फ्लो होगा, डायोड को ज्यूम कर लें एज अ शॉर्ट सर्किट। और अगर डायोड का जो कैथोड है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनोड तो फिर डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा होगा, डायोड को एज ओपन सर्किट ज्यूम कर लें, ठीक है। अच्छा, जो मेरे पास सर्किट है बेसिकली उसमें एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है और जो टर्न रेशो है वो इसकी 10 है, मतलब प्राइमरी साइड पे 10 नंबर ऑफ मोर वाइंडिंग्स एज कम्पेयर टू सेकेंडरी साइड, ठीक है।
प्राइमरी साइड पे जो मैंने वोल्टेज दिया है वो 230 वोल्ट एसी है। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज पे ही काम करता है, डीसी पे नहीं काम करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब मैं सेकेंडरी साइड पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और डायोड के पास मेरा आरएल जो लोड रेजिस्टेंस है वो लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वी प्राइमरी आरएमएस है, मतलब यूजली जो आपकी वापडा की सप्लाई भी होती है 220 वोल्ट, ये आरएमएस वैल्यू होती है। आरएमएस वैल्यू का मतलब है कि ये किसी पीक वैल्यू को आपने √2 से डिवाइड किया है तो फिर ये वैल्यू आई है, ठीक है। अच्छा, और ये 230 वोल्ट है। तो सबसे पहले हमने प्राइमरी साइड पे जो वी मैक्सिमम है वो फाइंड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम 230 को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 325.3 वोल्ट। ये आपके पास मैक्सिमम पीक वोल्टेज है प्राइमरी साइड पे, ओके, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि डिपेंडिंग अपॉन कि आपको ये ट्रांसफार्मर दिया हुआ है, उसकी टर्न रेशो भी दी हुई है, क्या आप मुझे वी सेकेंडरी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं क्या होगी? हेलो, अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इस केस में हमें वी प्राइमरी मैक्सिमम दिया हुआ है, क्या आप मुझे वी सेकेंडरी मैक्सिमम बता सकते हैं? ओके सर। जी, करें कोशिश। 230 volts. 230 वोल्ट तो वी प्राइमरी मैक्सिमम है, सेकेंडरी पे क्या होगा? ट्रांसफार्मर करता क्या है मुझे ये बताएं। Step up or step down? अच्छा, इस केस में स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन करेगा? Step down. स्टेप डाउन, कितना स्टेप डाउन करेगा? 10. 10, तो बस 325 सर सारी। 23 वोल्ट्स। हाँ, लेकिन वो तो आरएमएस वैल्यू है ना, मैंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे 325.3 को डिवाइडेड बाई 10 कर दें तो ये बनेगा 32.53। तो ये वी सेकेंडरी मैक्सिमम होगा जो आपके पास उस साइड पे पेयर होगा। मैंने वही किया है यहाँ पे, ठीक है। कि वी सेकेंडरी मैक्सिमम वोल्टेज के लिए जो प्राइमरी की वोल्टेज थी उसको टर्न रेशो से डिवाइड कर दें, 325.3 डिवाइडेड बाई 10, ये आएगा 32.53 वोल्ट, ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ अपने पास ध्यान में रखिएगा आप कि अगर आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही डायोड लगा है, इसका मतलब है कि आपके पास जो साइकिल कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में वो एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल फ्लो हो रहा है, दूसरा साइकिल फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस केस में जो डायरेक्ट करंट की वैल्यू निकालने के लिए आप करंट की वैल्यू को या वोल्टेज की वैल्यू को पाई से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पाई से डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि आपको अगर एक साइनोसाइडल या कोसाइन, जिस तरह के इस केस में आपके पास एक पॉजिटिव साइकिल आ रहा है और आपने उस पॉजिटिव साइकिल की एवरेज वैल्यू निकालनी जो कि डीसी वैल्यू है, तो आप एक साइकिल को पाई से डिवाइड कर दें, आपके पास उसकी वैल्यू आ जाती है एवरेज वैल्यू, ठीक है। अभी हम इसे कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने वी सेकेंडरी मैक्सिमम निकाली है, ये 325.3 डिवाइडेड बाई 10, ये 32.53 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये फार्मूला ये आप अपने जेन में रखिएगा कि आपके पास आई सेकेंडरी मैक्सिमम आपको मालूम है, जाहिर है जो आपका वी सेकेंडरी मैक्सिमम है, अगर आपका वोल्टेज साइनोसॉइडल है तो आपका करंट भी साइनोसॉइडल ही होगा, ठीक है। अगर आप अपने वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो आपको आपका करंट मिल जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट वैल्यू है, जो वोल्टेज की प्रोफाइल होगी वही करंट की प्रोफाइल होगी। अगर वोल्टेज साइनोसॉइड है तो करंट भी साइनोसॉइड है, ओके। हाउएवर, अब हुआ ये है कि हमने अपने साइनोसॉइडल वोल्टेज में से एक पीक को तो गायब कर दिया, जो कि नेगेटिव पीक थी, वो अपीयर नहीं होगी क्योंकि आपका एक ही डायोड लगा हुआ है और डायोड आपका सिर्फ पॉजिटिव पीक को ही फ्लो करने दे रहा है, नेगेटिव पीक को फ्लो नहीं करने दे रहा, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो एक ही पीक है और आपने उस एक पीक की एवरेज वैल्यू निकालनी है, उसकी डीसी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप करते हैं कि उसका फार्मूला ये है कि जो आपके पास सेकेंडरी मैक्सिमम वैल्यू है उस साइनोसॉइड साइड की, उसे एक सिंगल साइकिल में उसको पाई से डिवाइड करें तो आपके पास डीसी वैल्यू आ जाएगी, एवरेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब वही काम किया मैंने, वो फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है
तो आई सेकेंडरी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय पाई होगा। और अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन है जैसे कि ब्रिज रेक्टिफिकेशन है तो फिर यही पूरे का पूरा पैरामीटर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम अगले एग्जांपल में वो भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैंने VDC निकालना है तो ये है IDC मल्टीप्लाइड बाय RL, ठीक है। और IDC हमने ऊपर निकाला है, ठीक है। ये होगा बेसिकली IDC मल्टीप्लाइड बाय RL V मैक्स सेकेंडरी, ठीक है। और इसको पाई से डिवाइड करेंगे तो 32.53 डिवाइडेड बाय 5 ये होगा आपके पास 10.36 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ ध्यान में रखने वाली वो ये है कि आपने सिंगल पीक से डायरेक्ट वो एवरेज वैल्यू किस तरह निकालनी है। तो अगर आपके पास सिंगल पीक है और वहाँ से आपने एवरेज वैल्यू निकालनी है तो दैट वुड बी सिंगल पीक का जो मैक्सिमम वोल्टेज है डिवाइडेड बाय पाई, वो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी बोथ इन द केस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ओके। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं यहाँ से लेके अभी तक? सर ये रिपीट कर दें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो पॉइंट ये है वो ये है, मैं वापस आता हूँ इस वाली स्लाइड पे। हमें पता है कि हमारे पास एक सिंगल डायोड लगा हुआ है, ओके। यस सर। ठीक है, अब सिंगल डायोड से मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ जो पॉजिटिव साइकिल है मेरे पास इनकमिंग वोल्टेज का, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है, नेगेटिव साइकिल फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर फार्मूला है ना IDC इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई पाई, ठीक है, ये बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपके पास एक पीक फ्लो हो रही है, मतलब दूसरी पीक कंप्लीटली ब्लॉक हो गई है और आपने उस एक हाफ साइनोसॉइड की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो दैट वुड बी इक्वल कि जो साइनोसॉइड की मैक्सिमम वैल्यू है उसको पाई से डिवाइड करते हैं, ओके। यस सर। ठीक है, बोथ इन द केस ऑफ वोल्टेज एंड बोथ इन द केस ऑफ करंट, ठीक है। और यही मैंने किया है। सबसे ऊपर मैंने एक V सेकेंडरी मैक्सिमम वैल्यू निकाली हुई है, वो 32.53 है, ठीक है। इस 32.53 ये चूँकि एक मतलब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है हाफ साइकिल की, मैंने इसकी DC वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है, मैं इसको पाई से डिवाइड करता हूँ तो मुझे इसकी एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। और वही किया है जो मैंने नंबर 1 पे मैंने कैलकुलेशन किया है। बेसिकली मैंने 32.53 को पाई से डिवाइड किया, दिस कम्स आउट एट 10.36 वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरे पास वो एवरेज DC वोल्टेज मिलेगा जो मुझे हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में मिलेगा किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ओके। यस सर। ठीक है, और अगर मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन ना हो, मेरे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो, इसका मतलब है कि मेरे पास पॉजिटिव साइकिल तो अपीयर हो ही रहा है, मेरे पास नेगेटिव साइकिल भी अपीयर हो, तो फिर यही जो फार्मूला है ना मेरे पास, मतलब V मैक्स डिवाइडेड बाई पाई, इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फार्मूला बन जाएगा 2V मैक्स डिवाइडेड बाई पाई, ओके। तो इन दैट केस अगर ये फुल ब्रिज वेव रेक्टिफिकेशन होती तो इंस्टेड ऑफ 10.36 ये होती 20.72 वोल्ट, ओके। अगर ये जो VDC है तो हम जो इसमें फॉर्मूला है V मैक्स ओवर पाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर AC सोर्स में मान लीजिए। बिल्कुल, अगर आपके पास दोनों जो साइकिल्स हैं वो दोनों ही डॉट के क्रॉस अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपकी जो एवरेज वैल्यू है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, तो इसका मतलब वो आपकी मैक्सिमम जो पीक वोल्टेज है उसके मजीद करीब आ जाएगी, ठीक है। और जितनी वो उसके करीब हो उतनी ही अच्छी आपकी रेक्टिफिकेशन होती है। इसलिए जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है वो बेहतर होती है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की निस्बत, ओके। लेकिन फुल वेव रेक्टिफिकेशन समवट कॉम्प्लिकेटेड होती है इन कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्योंकि उसमें आपने एक से ज़्यादा डायोड यूज़ करने होते हैं, ठीक है। और आपने ये भी इंश्योर करना होता है कि आपकी दोनों पीक्स जो हैं, दोनों जो साइकिल्स हैं वो पॉजिटिव भी बन जाएं, ठीक है। यस सर। उसके बाद जो दूसरा अननोन था वो ये था कि आपने पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है। During the negative half cycle, the diode will be open, so all the secondary voltage will appear across it, ठीक है। बेसिकली जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, रूल ऑफ थंब इसके ज़हन में ये रखिएगा कि जो भी आपकी इनकमिंग वोल्टेज होती है, ठीक है, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके आप लिख देंगे आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज होती है। जो मैक्सिमम सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज अपीयर हो रही होगी हमेशा वो पीक इनवर्स वोल्टेज वो होगी, ओके। ओके सर। ओके, अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, आगे पहले अभी हमने देखा था कि हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन किस तरह होती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के केस में हमने एक सिंपल डायोड इस्तेमाल किया था, ठीक है। और हमने देखा था कि जो हमारा अल्टीमेट DC
वोल्टेज या डीसी करंट आउटपुट पे अपीयर हुआ था वो बेसिकली जो उस पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम वैल्यू थी उसको पाई से डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जो एवरेज वैल्यू है वो मजीद मैक्सिमम वैल्यू के करीब हो, ठीक है। तो फिर इसके लिए हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो कि इस वक्त मैंने आपके पास सामने सर्किट सामने प्लॉट किया हुआ है जिसमें मैं एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहा हूँ, ठीक है। इसमें इंस्टेड ऑफ 1 डायोड आप 4 डायोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और होता ये है कि फिर आपके जो इनपुट ऑसिलेटिंग वोल्टेज था उसके जो दोनों साइकिल थे वो दोनों के दोनों साइकिल ही पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर अगर आप एक कैपेसिटर लगा लें आगे, तो कैपेसिटर से क्या होगा कि जिस टाइम आपकी पीक नहीं आ रही है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, उस दौरान वो आपको स्लोली डिके होने डिस्चार्ज होने के लिए आपको वोल्टेज प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो जो आपकी आउटपुट वोल्टेज है वो समवट एक डीसी वोल्टेज के तरह अपीयर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कैपेसिटर किस तरह का किया है चूज, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में होता ये है कि ये जो सामने आपके पास सर्किट बना हुआ है, ठीक है, मैंने इनपुट साइड पे एक वी इन दी है और उसके बाद मैंने एक ट्रांसफार्मर लगा लिया, ठीक है। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही पॉजिटिव सर्कल आता है, ठीक है, बेसिकली पिछले इस केस में जो मेरा लोड रेजिस्टेंस था वो मैंने राइट साइड पे लगाया हुआ था। मैं अपने लोड रेजिस्टेंस को जो मेरे दोनों ब्रिज रेक्टिफायर के 2 टर्मिनल्स हैं उनके बीच में भी लगा सकता हूँ। ये वाला सर्किट है, इसमें मैंने यही किया हुआ है। मैंने आरएल को ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के 2 टर्मिनल के बीच में लगाया हुआ है। फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लगा लें, वहाँ पे लगा लें, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेरा पॉजिटिव साइकिल आता है, जो कि यहाँ पे मैं एक येलो कलर के बॉल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल जब आएगा, मैं अभी दोबारा से शुरू करता हूँ। हाँ, ये मेरे पास करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ये पहले D1 में से फ्लो करेगा, फिर मेरे RL में से गुजरेगा, फिर मेरे D2 में से गुजरेगा और फाइनली मेरे पास वापस आ जाएगा, ठीक है। मेरा जो RL है इसके राइट साइड वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा और जो लेफ्ट साइड वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। जब भी मेरे पास पॉजिटिव साइकिल आएगा, मेरा D1 और D2 डायोड ही इस्तेमाल होंगे, ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैंने आइडियल डायोड नहीं लिया हुआ, मैंने प्रैक्टिकल डायोड लिया हुआ है, तो 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 2 1.4 टाइम्स वोल्टेज ड्रॉप आना चाहिए, ठीक है। जब भी आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगा, आपके हमेशा D1 और D2 एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव कर रहे होंगे और आपके D4 और D3 एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहे होंगे, ओके। सर ये वाला लास्ट बताएंगे जरा, D1 एंड D2 हमारे ओपन हाँ, सर्किट कर रहे होंगे। आप देख लें बेसिकली कि इस वक्त ये जो एक येलो कलर का जो बॉल है जो बेसिकली सर्किट में से फ्लो कर रहा है, अभी आप देखिएगा जैसे ही पॉजिटिव साइकिल शुरू होगा, ये बॉल किन किन डायोड में से गुजरता है। ये D1 में से गुजरा, RL में से गुजरा, D2 में से गुजरा, ऐसा ही है। यस सर। तो पॉजिटिव साइकिल में आपके सिर्फ D1 और D2 ऑपरेट हो रहे होंगे, D3 और D4 ऑपरेट नहीं हो रहे होंगे। और D3 और D4 इसलिए ऑपरेट नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये दोनों इस पर्टिकुलर केस में रिवर्स बाइस्ड हैं। इनके पॉजिटिव टर्मिनल जो हैं वो लेस पॉजिटिव हैं एज कम्पेयर टू इनके नेगेटिव टर्मिनल। फाइन। यस सर। अच्छा, पॉजिटिव साइकिल में तो ये होगा हमारे पास। अब नेगेटिव साइकिल में क्या होगा? ओके, नेगेटिव साइकिल में आपके D4 में से आपका करंट गुजरेगा, फिर D3 में से करंट गुजरेगा और फिर वापस आपके पीछे उसमें आ जाएगा उसको फॉलो करने के लिए। येट अगेन इस केस में भी आप देख सकते हैं कि जो आपका करंट जो RL में से फ्लो कर रहा है वो उसके राइट साइड से एंटर हो रहा है और लेफ्ट साइड से बाहर निकल रहा है, ठीक है। इसका नाम है कि RL की पोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। RL को पहले जो पोलैरिटी की पीक मिल रही थी अभी भी वही पोलैरिटी की पीक मिल रही है। इस केस में जो आपके जो 2 डायोड जो इस्तेमाल हो रहे हैं या 2 डायोड जो शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं वो D4 और D3 हैं, ठीक है, जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है। और इस नेगेटिव साइकिल में जो आपका D1 और D2 हैं वो दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे क्योंकि वो दोनों इस केस में रिवर्स बायस होंगे, ओके। ओके सर। ठीक है। अच्छा, पिछले केस में जो हमने इनपुट वोल्टेज दिया था जिसका एक पॉजिटिव साइकिल था और एक नेगेटिव साइकिल था, हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल ही आउटपुट में पहुंचता है, ठीक है। लेकिन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में आपके जो दोनों साइकिल हैं वो दोनों आउटपुट पे पहुंचते हैं, लेकिन जो नेगेटिव साइकिल है उसकी पोलैरिटी चेंज हो चुकी होती है, वो पॉजिटिव बन चुका होता है, ऐसा ही है। और आप देख भी सकते हैं अल्टीमेटली जो एक्सट्रीम राइट पे मेरे पास 2 आपके पास पीक्स बनी हुई हैं, मतलब ब्लू कलर में, ठीक है, आपके पास दोनों की दोनों पॉजिटिव पीक्स मौजूद हैं, ओके। यस सर। ओके, चलें अब इसको लेके फिर अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है।
एग्जांपल है इन अ ब्रिज टाइप सर्किट एज शोन बिलो द डायोड्स आर assumed to be ideal. Find DC आउटपुट वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी. ओके, अच्छा ये बिल्कुल पिछले सर्किट की तरह का ही है. ठीक है, बेसिकली जो दोनों जहाँ इस पूरे सर्किट में मैंने दो जगह पे ग्राउंड का सिंबल लगाया. अगर आप इन दोनों ग्राउंड के सिंबल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल पिछले सर्किट की तरह का सर्किट है, कोई फर्क नहीं है, सेम चीज है. ठीक है, अच्छा सर्किट में मेरे पास प्राइमरी साइड पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है 230 वोल्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज. ठीक है, उसके बाद एक ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशो है 4, और उसके बाद मैंने आगे एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर लगाया हुआ है 4 डायोड्स को इस्तेमाल करते हुए, और फिर मैंने अपना एक लोड रेजिस्टेंस लगाया है 200 ओहम का. ओके, और जो हमने चीज़ें अननोन फाइंड करनी है वो ये है कि डीसी आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर दें, आप मुझे पीक इनवर्स वोल्टेज फाइंड कर दें और आउटपुट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर दें. अच्छा, सबसे पहले जो मेरे पास प्राइमरी साइड पे वोल्टेज है वो आरएमएस वोल्टेज है और वो है 230 वोल्ट. ठीक है, और अगर मेरे पास प्राइमरी साइड पे 230 वोल्ट है तो मुझे बताएं सेकेंडरी साइड पे कितने वोल्ट होंगे इस पर्टिकुलर सर्किट के केस में. Hmm. 57.5. हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास जो टाइम रेशो है वो 4 है, तो मैं 230 को 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 57.4 बन जाएगा. ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये चूँकि आरएमएस वैल्यू थी, मैं आप सेकेंडरी साइड पे पहुंच गया हूँ, मैंने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं अपनी आरएमएस वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. 57.4 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो आंसर आता है मेरे पास 81.31 वोल्ट. अच्छा, अब ये वोल्ट है, ये वो वोल्टेज है जो पीक वैल्यू की पीक है मेरे पास सेकेंडरी साइड पे. ओके, ओके सर. चलें आगे चलते हैं. अच्छा, वो कहता है एवरेज Excuse me, sir. एक्चुअली में सर सर उसके 2 टर्मिनल ग्राउंड के क्या है? बेटा ये बेसिकली ये दोनों ग्राउंड टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. आप इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो बिल्कुल ये आपको यही लगेगा कि उस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच में 200 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली है जहाँ मैंने आरएल लगाया था यहाँ पे. ओके, इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ शोइंग द सेम सर्किट. जैसे अभी जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है वो मेरे पास ब्रिज रेक्टिफायर के जो दो टर्मिनल्स है, राइट वाला और लेफ्ट वाला, उनके बीच में लगा हुआ है, ऐसा ही है. Yes. ठीक है, तो अगर आप ये सर्किट, इसमें भी जो दोनों ग्राउंड्स हैं, अगर इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो आपको बिल्कुल वही सर्किट मिल जाएगा दोबारा, कि आपके पास ब्रिज रेक्टिफायर के राइट टर्मिनल और लेफ्ट टर्मिनल के बीच में 200 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है. ठीक है. एक्चुअली में सर ये जो मैक्सिमम आरएमएस वैल्यूज है सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज की, इसमें बता दें हम कौन सी ज़्यादा यूज़ करते हैं, इनका क्या रोल है, क्योंकि थोड़ी सी मिक्स हो रही है मुझे. मैं अभी बताता हूँ आपको. ठीक है, आपके पास जब भी एक साइनसॉइडल वेव होती है, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो उसकी पीक वोल्टेज होगी. ओके, यस सर. ठीक है, अच्छा यूजुअली हम जो रेफर करते हैं, हम पीक वैल्यू को रेफर नहीं करते हैं, हम आरएमएस वैल्यू को रेफर करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. ठीक है, आरएमएस वैल्यू के लिए जो पीक वैल्यू है उसको √2 से डिवाइड करें तो आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाती है. जैसे एज्यूम करें आपके पास घरों में जो वोल्टेज आ रही है, कितने वोल्ट आ रही है आपके घर में वोल्टेज? 220. 220. अच्छा, आपके घर में जो 220 वोल्ट साइनसॉइडल वोल्टेज आ रही है, ये बेसिकली पीक वैल्यू नहीं है, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है. ओके, ठीक है, इसकी पीक वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 220 को मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से. एक सेकंड मुझे करने दें. 220 मल्टीप्लाइड बाय √2, हाँ ये मेरे पास बन गया तकरीबन 312 वोल्ट. ठीक है, तो आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है, अगर हमने उसको प्लॉट करना है पेपर पे, ठीक है, तो आपको साइन प्लॉट करेंगे और पॉजिटिव साइड पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड उसका अचीव हो रहा होगा वो 311 वोल्ट होगा, और नेगेटिव साइड पे भी जो मैक्सिमम वोल्टेज उसका अचीव हो रहा होगा वो -311 वोल्ट होगा. ओके, ओके सर. अब आप मुझे एक क्वेश्चन, आप मुझे बताएं पीक टू पीक वोल्टेज कितना होगा? सर सेम नहीं होगा? नहीं, ये तो मैंने आपको पीक वोल्टेज बताया. पीक टू पीक वोल्टेज आपके ख्याल से क्या चीज होगी? यार इसका ट्वाइस होगा सर. हाँ बिल्कुल, डबल हो पीक और नीचे वाली पीक, इनके बीच में कितना फर्क है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 622. बिल्कुल, तो आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है उसकी 622. पीक टू वैल्यू 622 वोल्टेज है. ओके, 622 वोल्ट है.
ओके सर, सही आ गया क्लियर होगी बात? Yes, आरएमएस sir. सोर्सेज होती है, यूजुअली हम वोल्टेजेस को आरएमएस की फॉर्म में करते हैं रेफर अनटिल अनलेस इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, ठीक है। आरएमएस से आप पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पीक टू पीक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन जब आप इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे तो फिर आप हमेशा पीक वैल्यू लिखते हैं साथ, ठीक है। जैसे अगर आपने घर में आने वाली जो वोल्टेज है, अगर आपने उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है तो आप लिखेंगे 311 कॉस ब्रैकेट के अंदर 2 पाई एफ टी प्लस 5 जो भी है, ओके ओके सर। ठीक है। कभी भी ये 220 हाँ कॉस नहीं होगा सर, ये क्योंकि पीक टू पीक वैल्यू का फायदा क्या होता है? पीक टू पीक वैल्यू को कोई फायदा नहीं होता सर, आपको ये पता चल जाता है कि आपके दो टर्मिनल्स के बीच में मैक्सिमम कितनी वोल्टेज डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। आपको पीक वैल्यू तो ये बता रही है कि 0 से ऊपर कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है साइन और कोसाइन में, ठीक है। पीक टू पीक की तरफ आपको ये बता रही है कि दो टोटल वोल्टेज डिफरेंस लाइन में कितना होगा मैक्सिमम, तो वो 622 हो सकता है, 622 से ज्यादा नहीं हो सकता, ओके ओके ओके। अब आरएमएस पीक पीक टू पीक सब चीज ज़हन में रहेगी अब। ओके चलें, आपकी खामोशी से मुझे लगता है कि रहेगी। अच्छा वापस आते हैं इसी सर्किट पे। हमने बी सेकेंडरी मैक्सिमम निकाली है, सेकेंडरी साइड पे जो बी मैक्सिमम वोल्टेज है वो 81.31 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा अब हमने डीसी करंट निकालना है सेकेंडरी साइड पे, ठीक है। हमें पता है कि अगर हमने डी आई मतलब डीसी निकालना है तो हम पहले आई मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो होगा आई मैक्सिमम सेकेंडरी साइड पे वी मैक्सिमम सेकेंडरी साइड पे डिवाइडेड बाय आर एल, ठीक है। और मैंने उसी एक एक्सप्रेशन में ही उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आप उसे पाई से डिवाइड करते हैं और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि क्या ये सिंगल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है या मतलब फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है। अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है तो आप सिर्फ पाई से डिवाइड करते हैं, अगर फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है तो आप पाई से डिवाइड भी करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ठीक है। इस केस में चूंकि मेरे पास फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रही है तो मैं यही जो एक्सप्रेशन है इसमें पाई से डिवाइड भी कर देता हूँ और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ठीक है। सो IDC वुड बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 81.3 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 200, तो आंसर बना मेरे पास 0.26 एम्पेयर, ठीक है। और ये मैंने जो डीसी करंट है वो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे उसने कहा है कि पीक इनवर्स वोल्टेज निकालें, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज मैंने आपको कही था कि जो आपके पास सेकेंडरी साइड पे मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर हो रहा हो वो पीक इनवर्स वोल्टेज होती है, वो 81.3 वोल्ट है, हमने पहले निकाली भी है यहाँ पे सबसे नीचे। और फाइनली जो तीसरी चीज़ वो मुझसे पूछ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन, हाँ वो मुझे कह रहा है फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया आपके, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास जब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो रही थी, ठीक है, तो मेरे पास एक ही साइकिल जो इनपुट साइकिल था वो आउटपुट पे पहुंच रहा था और जो नेगेटिव साइकिल था वो आउटपुट पे नहीं पहुंच रहा था, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में मेरे पास दोनों जो पीक्स हैं वो आउटपुट पे पहुंचती हैं, मेरे पास पॉजिटिव पीक भी पहुंचती है, मेरे पास नेगेटिव पीक भी पहुंचती है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि ओरिजिनली जो मेरा पास जो दो पीक्स थी जिनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव थी, उनमें से जो पॉजिटिव है वो भी आउटपुट साइड पे पहुंच रही है और जो नेगेटिव वो भी आउटपुट साइड पे पहुंच रही है। तो अब जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई है क्योंकि मेरे पास अ टाइम टू कंप्लीट वन वेव फॉर्म वो पहले से हाफ हो गया, ठीक है। तो हमेशा फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी जो इनपुट फ्रीक्वेंसी थी आपकी, ठीक है। तो जो इनपुट फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है ये वही दी हुई थी, वो 50 हर्ट्ज थी। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन के केस में जो फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिलेगी वो 100 हर्ट्ज मिलेगी, ओके। ओके सर, आपने क्वेश्चन में 60 हर्ट्ज नहीं लिखा हुआ था? लिखा है फिर 50 लिखा है, 50 है मेरा ख्याल है। ओके आप सर, मुझे 60 लग रहा था। लग रहा है तो सॉरी, ये 50 हर्ट्ज ही है, ठीक है। ओके सर। और अगर 60 भी हो तो फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 120 हर्ट्ज। 120। बस ये बात ध्यान में रखने वाली है, बाकी जो लिखने में गलती मिलती है उसको प्लीज आप एक्सक्यूज कर दें, ओके। इस क्वेश्चन को लेकर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। सर, ये जो फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ डायोड में डबल होगी ना, सोर्स की वही रहेगी ना? सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो 50 ही रहेगी, लेकिन आपके पास जो आउटपुट पे आपको पीक मिल रही है, आप देख रहे हैं कि आपको सिर्फ एक पीक नहीं मिल रही है, आपको एक साइकिल में दो पीक्स मिल रही हैं, फाइन। आपको पॉजिटिव पीक भी मिल रही है और आपको नेगेटिव पीक भी मिल रही है पॉजिटिव होके, एक इधर के, हाँ यहाँ पे ये देखें, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो आपके पास मैंने दो दो एक साइनसॉइडल वेव बनाई है आपके वी इन मतलब जो आपका प्राइमरी साइड है उसके अंदर, ठीक है। और फिर मैंने एक साइनसॉइडल पीक दो बनाई है बिल्कुल एक सेम राइट साइड पे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे देखें तो फ्रीक्वेंसी लेफ्ट साइड पे डिटरमिन होगी, फ्रीक्वेंसी होती है एम मतलब टाइम पीरियड का इनवर्स, ठीक है, ठीक है।
तो लेफ्ट साइड पे जो मेरा टाइम पीरियड है वो ज़्यादा है कि एक पूरी वेव को कंप्लीट होने में कितनी देर लग रही है, ठीक है। राइट साइड पे आए तो मेरे पास उसी टाइम के अंदर इंस्टेड ऑफ एक पीक मिले, मुझे 2 पीक्स मिल गई हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा टाइम पीरियड हाफ हो गया। टाइम पीरियड हाफ होने का मतलब है कि मेरी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली इस डबल होने का जो रीज़न है वो डायोड नहीं है, वो बेसिकली फुल वेव रेक्टिफिकेशन है कि आपने सर्किट में कुछ ऐसा किया है कि आपके पास जो दोनों आपकी पॉजिटिव पीक भी आगे जा रही है और आपकी नेगेटिव पीक भी पॉजिटिव होकर आगे जा रही है। ये जो एक पर्टिकुलर केस है कि आपकी नेगेटिव पीक भी पॉजिटिव पीक बन गई है, ये बेसिकली आपकी फ्रीक्वेंसी को कर रही है डबल यहाँ पे। ओके, ओके ओके। अब ये क्वेश्चन भी क्लियर है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली आखिरी चीज़ है, प्रॉब्ली अगले 5-10 मिनट में लेक्चर मुझे उम्मीद है कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। A number of different kinds of transistor are in use today, ठीक है। One type is bipolar junction ट्रांसिस्टर, इसके अलावा आपको मॉसफेट, एफईटीज, ये सारे ट्रांसिस्टर भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ट्रांसिस्टर होता है बेसिकली इसकी जो फिजिक्स होती है वो ये होती है कि आपने बिल्कुल जिस तरह डायोड के केस में आपके पास एक पीएन जंक्शन डायोड था, आपने एक पी टाइप मटेरियल लिया और आपने एक एन टाइप मटेरियल लिया और आपने उन्हें फ्यूज कर दिया आपस में, ठीक है। ट्रांसिस्टर के केस में बेसिकली आप यही काम करते हैं, लेकिन इस केस में आप एक एन टाइप मटेरियल को 2 पी टाइप मटेरियल्स के बीच में जोड़ देते हैं या एक पी टाइप मटेरियल को 2 एन टाइप मटेरियल्स के बीच में जोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसा करने से आपके पास जो चीज़ बनती है उसे हम ट्रांसिस्टर कहते हैं और ये 2 टाइप्स होती हैं, पीएनपी ट्रांसिस्टर और एनपीएन ट्रांसिस्टर, ठीक है। पीएनपी आपको ये बता रहा है कि इसमें एन टाइप मटेरियल जो है वो 2 पी टाइप मटेरियल्स के बीच में है और एनपीएन आपको ये बता रहा है कि इसमें एक पी टाइप मटेरियल जो है वो 2 एन टाइप मटेरियल के बीच में है, ठीक है। ये दोनों तरह के ट्रांसिस्टर ही यूज होते हैं और इन्हें हम यूजली कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांसिस्टर या बीजेटी। ओके, ओके सर। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ट्रांसिस्टर का और ट्रांसफार्मर का आपस में बुनियादी फ़र्क ये होता है कि ट्रांसफार्मर में आपकी पावर सेम रहती है, ठीक है। अगर आप वोल्टेज को स्टेप अप करेंगे तो आपका करंट स्टेप डाउन होगा और अगर आप करंट को स्टेप अप करेंगे तो आपका वोल्टेज स्टेप डाउन होगा। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी साइड पे जो वोल्टेज है वो दोनों तरफ सेम रहेगी, ठीक है। ट्रांसिस्टर के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्रांसिस्टर के केस में आपने आपको आपकी जो 3 लेयर्स होती हैं, मतलब इन्हें आप एमीटर, बेस और कलेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। इन्हें आप फिर सॉर्ट ऑफ बाइस करते हैं। बाइस करने का मतलब होता है कि आप इन्हें किसी डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जब आप इन्हें किसी डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं तो फिर ये ट्रांजिस्टर की ये क्वालिटी होती है कि ये आपकी पावर को बढ़ाता है, ठीक है। मतलब ये आपको काफ़ी ज़्यादा हाई करंट फ्लो करवाता है इसमें से, ठीक है। और फिर फ़ायदा क्या होता है कि जो आपके पास इनकमिंग वोल्टेज है, इनकमिंग ऑसिलेटिंग वो वोल्टेज है वो सिग्निफिकेंटली रेक्टिफाई मतलब मैक्सिमाइज हो जाती है, एम्पलीफाई हो जाती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के केस में आपको किसी भी डीसी वोल्टेज को क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ट्रांसफार्मर के एक एंड पे एसी वोल्टेज दें, आपको दूसरे एंड पे एसी वोल्टेज मिल जाएगी स्टेप अप या स्टेप डाउन, ठीक है। लेकिन ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने के लिए आपको इससे एमीटर साइड को और कलेक्टर साइड को किसी न किसी डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। और लास्टली मतलब ये सॉर्ट ऑफ मैंने आपको ग्राफिकल फॉर्म में शो करने की कोशिश की कि ट्रांजिस्टर का फायदा क्या होता है, ठीक है। आपके पास एक पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है, ठीक है। आपने इसके कलेक्टर साइड को और एमिटर साइड को, बेसिकली हम जब पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसमें हम एक पी साइड को मीटर कह देते हैं, जो एक सेंटर में एन टाइप होती है उसे बेस कह देते हैं और एक जो लास्ट में पी टाइप होती है उसे कलेक्टर कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब अपनी एमिटर साइड पे कुछ भी इनपुट वोल्टेज देते हैं जो कि ऑसिलेटिंग होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर हमेशा आपकी ऑसिलेटिंग वोल्टेज को एम्पलीफाई करता है, वो आपकी डीसी वोल्टेज को एम्पलीफाई नहीं करता, ठीक है। आपने मीटर साइड पे अपनी कोई भी वोल्टेज दी है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये मतलब एम्पलीफाई हो जाए और फिर आप अपने कलेक्टर साइड पे जो रजिस्टर लोड लगाया है उसके क्रॉस जब अपनी आउटपुट मालूम रिकॉर्ड करेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली एम्पलीफाइड होगी। ये जो नीचे मैंने 2 वोल्टेजेस प्लॉट किए हैं, आप देख सकते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी कम है, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज है जहाँ पे एक स्पीकर शो हुआ है वहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बेसिकली जो भी बेसिक ट्रांजिस्टर होता है वो यही काम कर रहा होता है, तो आपके सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहा होता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपका सिग्नल एसी हो, डीसी ना हो, और दूसरा ये है कि जो आपके ट्रांजिस्टर के डिफरेंट लेयर्स हैं वो उन्हें आपने बाइस किया हो, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दें, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ वापस।
हेलो बच्चों, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, सो इस स्लाइड में बेसिकली मैंने सिर्फ ट्रांजिस्टर का एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, ठीक है। एंड कि येट अगेन ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस ही है और आपके करिकुलम में पूरे 2 कोर्सेज शामिल हैं जो एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को और एक एम्पलीफायर्स को डील करेंगे। सो इसकी ज़्यादा डिटेल्स आप वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अगर आप में से किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर आपने अभी बताया था कि इसके लिए हमें एसी वोल्टेज चाहिए होता है, तो सर ये नीचे बैटरीज क्यों कनेक्ट है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ट्रांजिस्टर जो है वो जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करता है वो एसी होना चाहिए। अगर आप देखें जो यहाँ पे जनरेटर वोल्टेज है आपका, मतलब जो इनपुट सिग्नल है जिसको एक्चुअली आपने एम्पलीफाई करवाना है, दैट हैज टू बी एसी, वो डीसी नहीं हो सकता, ओके। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करवाने के लिए, इसे ऑन करने के लिए आपको उसके साथ बैटरी कनेक्ट करनी है 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की, जो कि वीई और वीसी की फॉर्म में शो हो रही है, ओके। तो इसका है कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए आपको इसके साथ डीसी बैटरी को कनेक्ट करनी है। ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा वो एसी होना चाहिए, वो डीसी नहीं होना चाहिए। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगर इसको लेके कोई और क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज हमारा कोर्स यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अभी तक हमने 2 पीबीएस लिए हैं 10-10 नंबर की और एक मैंने आपका क्विज लिया हुआ 10 नंबर का। इसका मतलब है कि 100 में से 30 नंबर हो चुके हैं, 70 नंबर बाकी रहते हैं। उनमें से 30 का मिड होगा और 40 का फाइनल होगा, ओके। ओके सर, ये मिड्स का आपने बताना था हमारा मैश एनालिसिस तक, सुपर मैश तक हमारा मिड्स है मेरा ख्याल। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बेसिकली जो पहले था हमने इससे 2 आर्टिकल्स और पढ़े, हमने ट्रांसफार्मर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ी हैं, तो मैं वो दोबारा से लिख के फिर आपकी सीआर को भेज दूंगा, जहां तक आपका दिल करता है आप डिवाइड कर लें, ओके। मतलब अगर मिड को छोटा कर देंगे तो फाइनल में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, फाइनल को छोटा करने का तो मिड में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी मर्जी है, मुझे उससे कोई फर्क पड़ता है, जो आप डिसाइड करेंगे आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके सर। एग्जाम वंस अगेन ओपन बुक ही होंगे। मैंने जो पढ़ाया मैं इसमें से बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन आई रियली नीड यू गाइस टू स्टडी। मैं इसके अंदर रहते रहते आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह जरूर चेक करना चाहूंगा और करूंगा, ओके। तो आपने जो कुछ पढ़ा है कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह समझें, उससे रिलेटेड मटेरियल से हेल्प लें। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रॉब्ली क्लास में आंसर नहीं हुए होते, ठीक है। या क्लास में सारे के सारे पॉसिबल क्वेश्चन आंसर हो भी नहीं सकते, ठीक है। तो उनके लिए जो क्लास से बाहर का आपका टाइम होता है, ठीक है, उसमें स्पेंड करें और कोशिश करें कि एक आर्टिकल को जब तक आप अच्छी तरह हजम नहीं कर लेते तब तक अगले आर्टिकल में मत जाएं, ओके। अगर आप सिर्फ रट्टा मारेंगे तो फिर प्रॉब्ली शायद एग्जाम में पास होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं सर ख्याल करना है सर थोड़ा सा, सर ऐसा पेपर नहीं दे देना जो हाल ही ना हो उधर। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सारे मिलके एक क्वेश्चन पेपर बनाएं और वो मुझे भेज दें, वो मैं एग्जाम में दे दूंगा आपको, ज़्यादा बेहतर नहीं? सर बहुत अच्छा आइडिया है। बस नहीं सर, ये अच्छा आइडिया नहीं था सर। क्यों, ये क्या बुरा ये आप आइडिया? सर आप पेपर बनाएं, पर सर ऐसा बनाएं जो हो जाए। हाँ, मुझे बता देना, फिर मैं अब इससे बेहतर आपको आइडिया और क्या दूँ। आप मुझे बना के देने कि सर ये पेपर हमने खुद बनाया है, ये हमसे हो जाएगा, ये मुझे एग्जाम में देने में दे दूंगा। मतलब मुझे तो इस आइडिया में कोई बुराई नहीं लग रही है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सिर्फ थोड़ी शर्म हो या कमी है, बस, और तो कोई मसला नहीं इस आइडिया में। सर आप तो फ्रेंड हो गए हैं। नहीं, मैं कभी आपने मुझे फ्रेंड होते देखा है? नहीं सर, अब देख तो रहा हूँ। आप कैसे देख रहे हैं, कैमरा तो ऑफ है। बारह, मैं बिल्कुल फ्रेंड नहीं हुआ, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखें, ओपन बुक एग्जाम है, आपको खुली छूट है, आप जो मर्जी लेके आए, जो मर्जी करें, मैं बिल्कुल कोई किसी को मनाही नहीं करूंगा, ठीक है। और वो सब करने के बाद भी देने के बाद भी आप टीचर से एक्सपेक्ट करें कि प्लीज आपने ख्याल रखना है, तो फिर अब टीचर मजीद क्या करे? नहीं। बात तो ठीक है सर आपकी। मैं मेरी बातें यूजली ठीक ही होती हैं, चलें। और मेरा ख्याल है किसी के पास और कोई क्वेश्चन नहीं है, सही है? यस सर। चलें सर फिर वो एक इशू था हमें ट्रांसफार्मर वाले में आ रहा था, जो इम्पीडेंस मैचिंग वाला आपने पढ़ाया लास्ट वीक, उसमें काइंडली आप थोड़ी सी हेल्प कर देंगे। मुझे जो अपना आपने उसमें लास्ट पे एग्जांपल करवाई थी, उसमें आपने जो 400 ओहम की रेजिस्टेंस थी और उसके साथ पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ था -J200 ओहम का, आपने उसका पैरेलल लिया था तो उनकी वैल्यूज जो थी वो डिक्रीज हो गई थी, तो वो वाला पार्ट जो था वो हमसे सॉल्व नहीं हो रहा था, कोशिश हमने की थी। एक सेकंड मुझे देख लेने दें, कौन से देख लेते हैं उसको।
मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? अभी नहीं हो रही सर। हो जाती है, एक सेकंड। जी अब शो हो रही है? यस सर। जी तो आप कहना चाह रहे हैं सर ये जो इक्वेटिंग आपने 400 ओहम पैरेलल टू माइनस जे 200 ओहम किया, हाँ इसमें आपने वैल्यूज जो पुट की हैं वो आपने आर की ली है फॉर मतलब अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी मेरा पार्ट का स्क्वायर। मेरा मेरा तो ऐसा ही ख्याल है। मैं एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ, अगर इसमें कोई मसला होगा तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा संगीन मसला नहीं होना चाहिए। तो दिस शुड बी 400 ओहम इन पैरेलल विद 1/j ओमेगा, और सी कितने का लगा हुआ है यहाँ पे? अच्छा वो ऑलरेडी दिया हुआ उन्होंने, तो बस ठीक है फिर मुझे 400 ओहम सर ये कैलकुलेट किया था सर, ये हो गया। हो गया था ये। यस सर। सर 1/400 प्लस 1 माइनस जे 200 सर, इनको तो जब आप करेंगे उसका 1 करके आंसर लेंगे, आंसर ये आ जाता है सर। चलो फिर तो बहुत, फिर बेटा फिर आपका ओके क्लास ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके सर, वो मैंने जो कोशिश की थी वो मैं डिफरेंट कर ली थी, इसलिए शायद इशू आ रहा था। कोई बात, कोई मसला नहीं। और कोई मसला? ओके थैंक यू। चलें गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम। होपफुली हम आपके अब एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह सर। जी जी बेटा इसका एक फॉर्मूला था एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी ओवर एन, उसमें एक्सी के साथ माइनस कब आता है? ये कहाँ है फार्मूला? जिस तरह बता दें आप किस चीज़ की बात कर रही हैं। सर इसमें सॉल्व करते हुए यूज हुआ था, इसी को सॉल्व करते हुए था यूज। न्यूमेरिकल जो था ना, जो आपने असाइनमेंट दिया। अभी जो आपने टर्म बोली जरा फिर से बोलें, मैं एक से लिख लूँ फिर शायद मुझे समझ आए। बोलें। सर हमने एक फॉर्मूला दिया हुआ था एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल ओवर एन। एक्सएल ओवर एन इसी तरह से रिलेटेड था वो। एक्सएल, एक सेकंड सर ये रेफर लोड नेटवर्क का है कि जो हमारी जो इम्पीडेंस है एक्चुअली एक्सएल, सर वो एक्सएल सर वो ओवर ये एन वाला स्क्वायर फार्मूला होगा। हाँ इक्वल टू एन एक्सएल। स्क्वायर। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हो। ओके लेकिन वो गया कहाँ है? सर वो लास्ट पे ही है, इम्पीडेंस मैचिंग में ही आपने किया हुआ एंड पे, तो ऊपर ये लास्ट पे। यस लास्ट एग्जांपल थी। ये तो एन स्क्वायर से डिवाइड किया हुआ मैंने। सर एन स्क्वायर से ही है। एन स्क्वायर से, हाँ तो ये यस तो सर। देखें अभी जो आपकी क्लास वाले पूछ रही थी, बेसिकली ये जो एक्सेल है ना, ठीक है, इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो मतलब रिएक्टेंस है आपकी लोड साइड पे, वो एन स्क्वायर से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली फार्मूले का हिस्सा है कि जब हम रेफर्ड लोड को सोर्स की तरफ मतलब बीच में से माइनिंग वाला पोर्शन गायब करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी आपके सामने स्लाइड खुली हुई है ना जिसमें 500 ओहम डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर और जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जे ओमेगा एल हो, यहाँ पे 1/j ओमेगा सी हो, कुछ भी हो, इन सब ने एन स्क्वायर से ही डिवाइड होना है। तो जो एन स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है इसका बेसिकली कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसका लेना देना इसलिए है कि हम कैपेसिटर की सेकेंडरी साइड को उठा के प्राइमरी साइड पे लेके जा रहे हैं, ऐसा ही है। तो सर इस एल का मतलब इंडक्टर नहीं है ना फिर? हाँ इस केस में इस एल का मतलब इंडक्टर ही है, लेकिन अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस भी होती तो भी हम इसे एन स्क्वायर से डिवाइड ही करते, ओके। उस केस में भी हम यही करते हैं 1/j ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाय 1/n स्क्वायर, ओके। सर अगर हमें ओके सर। सर्किट में कैपेसिटेंस दिया हो तो हम ये इंडक्टर वाली वैल्यू से एन स्क्वायर करेंगे, अगर इंडक्टर दिया हो तो फिर कैपेसिटेंस से डिवाइड करेंगे एन स्क्वायर। हाँ क्योंकि आपने समवट ना साइन बराबर साइन ऑपोजिट करने होते हैं। जैसे इस केस में अगर आप देख लें, जो भी आपके सामने स्लाइड खुली हुई है कि मेरे पास -j160 ओमेगा आपके पास इतनी की रिएक्टेंस लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि ये प्रॉब्ली इंडक्टेंस नहीं है, ये कैपेसिटेंस है, ऐसा ही है। क्योंकि कैपेसिटेंस में जे नीचे होता है, वो जो ऊपर जाता है तो माइनस का साइन हो जाता है। तो उसको इक्वल करने के लिए क्योंकि हमने जो इम्पीडेंस मैचिंग करनी होती है कि हम रेजिस्टेंस की वैल्यू तो बराबर ले लेते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंस के अलावा रिएक्टेंस वाली चीज होती है उसकी वैल्यू बराबर भी लेते हैं, लेकिन साइन भी चेंज करते हैं, ऐसा ही है। तो साइन चेंज करने का मैंने मुझे ये पता लग गया कि अगर ये -j है तो फिर आगे मुझे इंडक्टर लगाना है, क्योंकि इंडक्टर के केस में साइन चेंज नहीं होता, उसका पॉजिटिव साइन ही रहता है, ओके। लेकिन ओके सर अगर यहाँ पे किसी प्लस, साइड पे मैं बता कैपेसिटर और अगर इंडक्टर दोनों किसी साइड पे
कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों प्रेजेंट हो। ओके, फिर आप उन दोनों को सम करके अल्टीमेट आंसर निकालते हैं। आपका जो आंसर होगा बेसिकली एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, ऐसा ही है। और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ऐसा ही है, दोनों इकट्ठे तो नहीं हो सकते। यस। ठीक है, तो फिर जो आप सम करके जो आपका साइन निकलेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो आपको बता रहा होगा कि जो आपका अल्टीमेट सम है वो एक्चुअली कैपेसिटेंस को शो कर रहा है या इंडक्टेंस को शो कर रहा है। अगर ओवरऑल साइन नेगेटिव है तो फिर आप आगे इंडक्टर लगाएंगे, अगर ओवरऑल साइड पॉजिटिव है तो फिर आगे कैपेसिटर लगाएंगे। ओके ओके जी, और कोई क्वेश्चन? सर लेकिन उन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन जब हम इम्पीडेंस लेते हैं उसमें तो XC और XL को सब्ट्रैक्ट करते हैं आपस में। मैं मतलब यही एग्जांपल ले लें जो आपके सामने प्लॉट हुई है। ठीक है, आपके सामने 800 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, उसके बाद में एक कैपेसिटेंस लगा देता हूँ, उसके बाद में एक इंडक्टर लगा देता हूँ। ओके ठीक है, 800 ओम, ये 80 ओम है, 80 ओम मैंने लिख दिया। ठीक है, कैपेसिटेंस मैंने लिख दी 20 माइक्रोफैरेड की, और जो इंडक्टर है वो मैंने लिख दिया 40 मिली हेनरी का। ठीक है, अब ये जो 20 मिली फैरेड है ये हो जाएगा 1/j ओमेगा 20 मिली फैरेड, और जो मेरे पास इंडक्टर है वो बन जाएगा मेरे पास j ओमेगा 40 मिली है। ठीक है, आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास इमेजिनरी चीज एक ही बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन उसका साइन है पॉजिटिव है, ये आपको ये बता रहा होगा कि इन दोनों का सम पॉजिटिव आ रहा है, इंडक्टिव आ रहा है या कैपेसिटिव आ रहा है। ओके, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें एक ही इमेजिनरी चीज होती है, उसमें दो इमेजिनरी चीज नहीं हो रही होती, दो चीजों के साथ जे नहीं हो रहा होता, दो के साथ जे होगा तो फिर आपस में सम हो जाएंगे वो। आपको समझ आ रही मेरी बात? ऐसे सर अगर हम कैपेसिटेंस और इंडक्टर की वैल्यूज को सम अप करेंगे तो हम वो कॉम्बिनेशन के थ्रू करेंगे, सीरीज या पैरेलल उसके बिल्कुल, थ्रू, लेकिन आप या स्ट्रेट जनरल प्लस? आप स्ट्रेट में उनकी वैल्यूज को सम नहीं कर देंगे, आप उन्हें पहले उनकी इंपेडेंस बनाएंगे। जैसे कैपेसिटेंस की इंपेडेंस बनाने का तरीका है 1/j ओमेगा c, ऐसा ही है, और इंडक्टर की इंपेडेंस बनाने का तरीका है j ओमेगा l, राइट? ठीक है, यस क्या सर। इसके बाद हाँ, इसके बाद अगर वो सीरीज में लगे तो उन्हें सीरीज में ऐड कर दें, अगर कैपेसिटर में लगे तो उन्हें कैपेसिटर में ऐड कर दें, मतलब पैरेलल में लगे तो पैरेलल में ऐड कर दें। ओके सर, थैंक यू। जी, और क्या मसला? सर इम्पीडेंस बनाना जरूरी है? हम डायरेक्टली उनकी कॉम्बिनेशंस पहले सॉल्व नहीं कर सकते और उसके बाद फिर उनकी इम्पीडेंस निकाल दें? थोड़ा सा वेरिएशन आती है, थोड़ी सी वेरिएशन मैंने देखा था, लेकिन इफेक्ट नहीं हुआ था। मैंने इसको ट्राई नहीं किया हुआ, लेकिन आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पहले हम कैपेसिटेंस में मतलब माइक्रोफैरेड में माइक्रो हेनरी ऐड कर दें और उसके बाद फिर उनको j ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ऐसा ही है? नो सर, फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर्स ओनली, मतलब अगर कैपेसिटर्स आ रहे हैं हाँ, किसी, बिल्कुल आपको सही कह रहे हैं, जो मैंने आपको पीबीएल भी दी थी, टोटली आपकी मर्जी है, दोनों से आंसर में कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बेशक पहले उनकी इंपेडेंस बना लें या बेशक पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू ऐड कर दें बाद में इंपेडेंस बना लें, फाइन, कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है, लेकिन अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है, अगर कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो देन आई वुड रिकमेंड कि आप पहले उनकी इंपेडेंस बनाएं और बाद में उन्हें सम करें। ओके, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस कि आप एक कैपेसिटेंस में एक इंडक्टेंस ऐड कर दें। ओके यस सर वैसे अगर जी, इंडक्टर में वैल्यू हमारे पास माइक्रो में और कैपेसिटर में हमारे पास मिली में, जैसे तो ऐड करने में कोई मसला तो नहीं बना आपस में? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ कि आप इन्हें स्ट्रेट अवे आपस में ऐड नहीं कर सकते, आपने पहले कैपेसिटेंस की इंपेडेंस बनानी है, उसे पहले j ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, मतलब 1/j ओमेगा से। ठीक है, अब आपके पास जो चीज बनेगी वो एक रियल नंबर होगा, साथ उसके j लगा होगा, ऐसा ही है? ठीक है, यही काम इंडक्टर के साथ भी करें, इंडक्टर की भी पहले इंपेडेंस बनाएं उसे j ओमेगा से मल्टीप्लाई करके। अब आपके पास जो चीज बनेगी एक रियल नंबर होगा, साथ उसके j लगा होगा। अब इन दोनों के साथ जो कि j लगा हुआ है तो इनके पास जो भी प्लस माइनस करना है वो कर दें, स्ट्रेट अवे दोनों को ऐड मत करें, हम नहीं कर सकते दोनों को ऐड। सर लेकिन जब इम्पीडेंस हम करते हैं Z, तो उसमें दोनों के ऐड किस तरह हो जाते हैं फिर? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि देखें, एज्यूम कर लें आपके पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है सीरीज में, ऐसा ही है? जी ठीक है, आप पहले कैपेसिटर की वो बनाएंगे इंपीडेंस, इसकी इंपीडेंस बनेगी 1/j ओमेगा c, फाइन, c की जगह आप कैपेसिटर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यही काम आप इंडक्टर के साथ भी करेंगे, इंडक्टर की जब आप इंपीडेंस बनाएंगे तो बनेगा j ओमेगा l। ओके, ओमेगा आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, कैपेसिटेंस आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, फाइन, ओमेगा येट अगेन एक कांस्टेंट नंबर है और इंडक्टेंस भी एक कांस्टेंट नंबर है, इनको मेगा से मल्टीप्लाई करें, उधर भी मेगा से मल्टीप्लाई करें। कैपेसिटर की साइड पे जो j है जब वो ऊपर जाएगा तो ये -j और आगे कांस्टेंट नंबर हो जाएगा, और जो इंडक्टेंस की साइड पे j ऑलरेडी ऊपर है तो ये बनेगा +j और एक कांस्टेंट नंबर। अब आपके पास दो इमेजिनरी नंबर्स बन गए हैं, एक का साइन पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, दोनों को आपस में सम कर दें, इसमें क्या इशू है?
सर वो ठीक है, एस्टिमेट लेकिन सर जी जब एक z का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, उसमें एक वैल्यू आती है, सिर्फ कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता उसमें। अच्छा, इम्पीडेंस मैचिंग में जस्ट अ सेकेंड, ये वाली जो अभी मैंने स्लाइड खोली है इसकी बात करें आप? हेलो, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा वो फॉर्मूला। मैं स्लाइड शो हो रही है आपको? यस सर। जो सबसे ऊपर वाला फार्मूला है जिसमें आर एल प्लस आर एस स्क्वायर है प्लस एक्स एल प्लस एक्स एस एक्स स्क्वायर है, राइट? यस। अच्छा, इसमें जो एक्स एल है ये बेसिकली इंडक्टर की इम्पीडेंस ही बनाई है उसको जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करके, और जो मेरे पास एक्सेस है मतलब सोर्स साइड पे अगर कोई कैपेसिटर, मतलब ये बेसिकली उनका सम है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की इम्पीडेंसेस का, और एक्सेस सोर्स साइड पे इंडक्टेंस का सबका सम है। ये कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है। ठीक है जी, और कोई मसला बच्चों? सर ऐसा नहीं हो सकता पूरे सर्किट की जो रेसिस्टेंस यानी रेसिस्टेंस को और रिएक्टेंस को सम अप कर सकें? पूरे सर्किट में आप क्यों सम करेंगे? मतलब हम जिस पर्टिकुलर सिनेरियो की बात कर रहे हैं इस केस में आप यहाँ तो सोर्स साइड पे अलग करेंगे और लोड साइड पे अलग करेंगे, फिर ही तो आपने उनकी वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है, ऐसा ही है? तो सर ऐसे वैसे ही पूछ रहा था, अगर ऐसा हो सके, क्योंकि पूरे सर्किट में जो रिएक्टेंस है ऐसा रेजिस्टेंस ही बिहेव करती है, तो अगर हमें टोटल करना हो तो अलग अलग करेंगे या नहीं, अगर सम? टोटल करना है तो आप अलग कर लें, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में टोटल करने की सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर स्लाइड आपके सामने खुली हुई है इसका मकसद ये था कि वो कौन सा सिनेरियो होगा जब आपकी मैक्सिमम पावर सोर्स साइड से लोड साइड पे डिलीवर होगी, ठीक है? तो उस केस में आपने जाहिर है सोर्स साइड पे जितने रेजिस्टेंस इंडक्टर्स लगे हैं उन सबको सम कर लें, लोड साइड पे जितने रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर लगे हैं उन सबको सम कर लें, और फिर उन सबको बराबर कर लें, रियल पार्ट को बराबर कर लें और इमेजिनरी पार्ट को बराबर करके साइन चेंज करें, तो आपके मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी एक ही साइड पे हैं तो सबको ऐड करने कोई इशू नहीं होना चाहिए उसमें। ओके सर। जी बच्चों, और कुछ? ओके, इसका मतलब फिर आज के लिए इतना ही, अब प्रॉब्ली हम आपके एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? सर जी सर पेपर पैटर्न सर काइंडली बता दें, कुछ आइडिया हो जाए जरा, पेपर किस हिसाब आप से सेट होगा? क्विज किस तरह का दिया था मैंने? सर वो सर CLO कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा। ये तो क्या हुआ था? सर नहीं, मैं कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा। बेटा मैं न्यूमेरिकली दूंगा आपको, ठीक है? ओपन बुक एग्जाम होगा, जो मैंने पढ़ाया मैं इसी में से न्यूमेरिकल दूंगा आपको, ठीक है? कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होगा। मिड में प्रॉब्ली 3 न्यूमेरिकल होंगे, फाइनल में प्रॉब्ली 4 न्यूमेरिकल होंगे, दैट्स ऑल। और मैं यूजुअली स्टेप्स के नंबर नहीं देता, मुझे फाइनल आंसर चाहिए होता है सही। जो फाइनल आंसर सही निकाल देगा उसको 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे, जो फाइनल आंसर सही निकालेगा उसको 0 नंबर मिलेगा, बात खत्म। मुझे लगता है जब मैंने आपको पूरा फ्रीडम दिया है कि आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें, कोई भी चीट शीट लें, कोई भी बुक लें, तो फिर मैं स्टेप्स के नंबर यूजली मुझे लगता है कि वो मतलब इंसाफ नहीं होगा, ओके? आपको सही फाइनल आंसर मुझे निकाल के देना है, और जब आप एग्जाम सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं बाहर नोटिस बोर्ड पे उसी टाइम उसका सोल्यूशन लगा दूंगा, ताकि आपको बाहर निकल के पता चल जाए कि क्या सही सोल्यूशन था, ओके? ओके सर। चलें, ओके गाइस, देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।